लास्ट क्लास में क्या क्या फिनिश किया था हम लोगों ने? हाँ, इन्फ्लेशन का देखा था, इन्फ्लेशन के ट्रेंड देखे थे, WPI देखा था, CPI देखा था, CPI बास्केट क्या होता है, WPI बास्केट क्या होता है, किस में कितने आइटम्स रहते हैं, है ना। फिर उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उनको किस किस लेवल पे निकालते हैं, किस लेवल पे निकालते हैं वैसे हेडलाइन, कोर और फूड पे निकालते हैं, है ना। कोर क्या होता था? जो हेडलाइन में से वोलेटाइल वालों को हटा दो तो जो निकल के आता था उसको कोर बोलते थे, फूड पे अलग निकालते थे। और हम लोगों ने देखा था कि कुछ चीजें RBI के बस के भी क्या होती हैं, बाहर होती हैं, क्योंकि कुछ इन्फ्लेशन किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेन कंट्रीज पे। फॉर एग्जांपल अगर ऑयल वगैरह की बात करें तो ऑयल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑयल की प्राइसेस डिपेंड करती हैं अदर कंट्रीज पे, ओपेक कार्टेल पे डिपेंड करती हैं कि अगर वो लोग सप्लाई कट कर लेते हैं या डिमांड को कम कर देते हैं तो फिर क्या होता है, प्राइसेस में वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। और क्या देखा था हम लोगों ने कल? WPI CPI में कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड ट्रेंड भी देखे थे कि किसका क्या हो रहा है, ग्राफ कहाँ जा रहा है। अच्छा, CPI का ग्राफ कहाँ जा रहा था? इंक्रीजिंग ट्रेंड। और WPI का ग्राफ डिक्रीजिंग ट्रेंड। अच्छा, तीनों में एक जैसे ही ट्रेंड दिख रहे थे क्या, हेडलाइन, फूड और कोर में? हाँ। WPI और CPI का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। सो गैप क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे। पहले उनमें गैप ज्यादा था, अब गैप कम हो रहा है। WPI में क्या इंक्लूडेड नहीं रहती थी? सर्विसेज। और CPI में वो चीजें इंक्लूडेड रहती थी। कल किसी ने रिवीजन किया कि एक बार घर जाके, एक बार यहां पर पढ़ते हो उसके बाद घर जाके एक बार वीडियो को देख लिया करो तो एकदम कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अपन स्पीड से कर रहे हैं ना सारी चीजें, तो हो सकता है कुछ चीजें क्या हो जाए आप लोगों की समझ में ना आ पाए क्लास में, लेकिन अगर वीडियो को देखोगे, रिवीजन करोगे तो फिर डेफिनेटली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 के बाद इन्फ्लेशन तो हम लोगों ने देखा, इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके ट्रेंड्स कैसे चलते हैं। आज उसमें और आगे चलेंगे और देखेंगे कि RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसका क्या रोल रहता है, वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से कैसे लड़ता है, कैसे हमको रिसेशन में जाने से बचाता है और कैसे इकोनॉमी को ट्रैक के ऊपर रख के रखता है। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? 6। 2 चैप्टर फिनिश, टुडे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? दैट इज मनी एंड बैंकिंग। कि मनी और बैंकिंग क्या होता है, सब कुछ देखेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सिंपल डेफिनेशन पूछता हूं, व्हाट इज मनी? क्या होता है मनी? मनी इज एनीथिंग दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मतलब क्या होता है? कागज का टुकड़ा ही तो है वो, लेकिन वो है क्या? उससे आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो। बोले रिमोट खरीदना है, मार्केट चले गए, पैसे दिए, जितने का भी ये था, नोट दिए, तो बदले में आपको क्या मिल गया? रिमोट। पेन चाहिए मिल जाएगा, मिल्क चाहिए मिल जाएगा, व्हीट चाहिए मिल जाएगा, जो सामान चाहिए, क्लोथ शूज जो चाहिए, अगर आप मनी को दोगे तो बदले में वो चीज आपको मिल जाएगी। सो मनी इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो चल चलाऊ डेफिनेशन बोल दी अपन ने। आम आदमी के लिए अपन उसकी लीगल डेफिनेशन भी देखेंगे, और ये जो डेफिनेशन मैंने बोली, दैट मनी दैट कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज अ फंक्शनल डेफिनेशन। जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं उसकी एक लीगल डेफिनेशन भी होती है, उसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे। अब आज जो हम मनी यूज करते हैं दैट इज पेपर करेंसी एंड कॉइन्स। आज हम क्या यूज करते हैं मनी के रूप में? पेपर करेंसी और कॉइन्स। पेपर करेंसी मतलब कागज के नोट, और कॉइन्स मतलब सिक्के। लेकिन जो आज हम मनी यूज करते हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। क्या डे 1 से हम लोग कॉइन्स वगैरह यूज कर रहे हैं या पेपर करेंसी यूज कर रहे हैं? आंसर इज नो। अच्छा, कॉइन्स पहले से यूज कर रहे हैं, पेपर करेंसी? कॉइन्स तो बहुत पहले से यूज कर रहा है, और एंशिएंट हिस्ट्री में भी बहुत सारे कॉइन्स वॉइन्स स्वर्ण मुद्राएं देखने के लिए मिलती है। तो मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो मनी का इवोल्यूशन ऐसे हुआ। तो देखें कैसे हुआ। सबसे पहले कौन सी मनी आई जिसको हम क्या बोलते थे? कॉमोडिटी मनी। अब ये कॉमोडिटी मनी क्या होता है? देखो, शुरुआत के समय में लोगों को नहीं पता था सिक्का क्या, नोट्स वोट्स, पेपर करेंसी क्या है, तो वो लोग क्या करते थे? गुड्स को गुड्स के अगेंस्ट क्या कर लेते थे? चेंज कर लेते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? गाय है। आपके पास क्या है? शूज। बिल्कुल, आप लोग शूज ही बनाते रहना। और आप लोगों के पास क्या है? शूज है। मुझे क्या चाहिए? शूज चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है देने के लिए? काऊ। सो मैं आप लोगों को एक गाय दूंगा और बोलूंगा पूरे घर के जूते बना के भेज देना। तो ये मैंने क्या किया? देखो मैंने क्या किया, कॉमोडिटीज को कॉमोडिटीज के अगेंस्ट चेंज कर लिया। वैसे गाय को कॉमोडिटी बोलना बहुत गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैं मानता हूं मेरे पास क्या है? व्हीट। मेरे पास है व्हीट, और आप लोगों के पास क्या है? डॉग, है ना। मुझे डॉग चाहिए था पालने के लिए, और आप लोगों को खाने के लिए व्हीट चाहिए था। सो मैंने ये क्या था? एक गुड था। बोल सकता हूं ये भी एक गुड है,
और ये भी एक क्या है, गुड है। सो मैंने गुड्स को गुड्स के अगेंस्ट क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, मतलब कॉमोडिटीज को कॉमोडिटीज के साथ क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। सो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कॉमोडिटी मनी, या फिर क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीसी मनी। क्या बोलते हैं, सीसी मनी। सीसी बोले तो कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज अगेंस्ट कॉमोडिटी। इजी था। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स मैंने बाजू में लिख रखी। देखें कि ये जो बार्टर, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, इसमें भी ट्रेड तो हो रहा है ना, ट्रेड मतलब व्यापार हो रहा है। मुझे चाहिए था कुत्ता, मुझे कुत्ता मिल गया, आपको चाहिए था गेहूं, आपने गेहूं खा लिया, कुत्ता दे दिया और गेहूं ले लिए। ट्रेड तो हो गया अपने बीच में, लेकिन ये ट्रेड को अगर बंद करके मैं अगले टाइप के मनी पे गया, इसका मतलब इस वाले में कुछ ना कुछ खामियां होंगी, तभी तो इस व्यापार को मैंने क्या करा, छोड़ दिया। अच्छा, आज के समय हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया है, जीडीपी या नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट वाला। अगर इस मेथड से ट्रेड करेंगे तो वो जीडीपी कितने आएगी, अगर देश की जीडीपी निकाले भारत की। हाँ सुनो, अगर भारत में सारा ट्रेड अगर अपन आज इस मेथड से करने लगे तो भारत की जीडीपी कितनी निकलेगी, 0। क्यों, क्योंकि इसमें मनी आ रहा है क्या बीच में, नहीं। और अगर मनी नहीं आ रहा है, मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसको काउंट नहीं करते। ये हमने जीडीपी का ड्रॉबैक भी देखा था। और ट्रेड ऐसे आज होता है क्या आज के समय में, हाँ, अरे क्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता, बोले भाई हमारे पास पैसा नहीं है, बोले मिर्ची लेके धान दे जाना। तो ये भी क्या हो रहा है, कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज अगेंस्ट कॉमोडिटी। ये ट्रेड भी चलता है, ये बंद नहीं हुआ है अभी भी, ये आज भी क्या चल रहा है, चल रहा है। अब देखते हैं कि ये सीसी मनी या बार्टर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या कमियां रह गई थी, इसमें क्या कमियां थी। सबसे पहली कमी थी इसमें, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब देखना, मेरे पास क्या थे, गेहूं, और आप क्या लेके बैठे थे, डॉग। अब आपके पास देने के लिए है डॉग, लेकिन आपको वीट की जरूरत है, और मैं बोल रहा हूं मैं कुत्ता नहीं पालता, कुत्ता गंदगी का घर है। सो आप ट्रेड हो सकता है कि अपने बीच में, नहीं हो सकता। क्यों, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट योर डॉग। मैं बोल रहा हूं अपना कुत्ता, देसी कुत्ता अपने पास रखो, घर में बाल झड़वाना, उसका सब साफ वाफ करते रहना तुम। मुझे क्या चाहिए, बोले मुझे व्हीट के अगेंस्ट क्या चाहिए, मुझे तो मिल्क चाहिए, लेकिन आप लोग मिल्क प्रोड्यूस करते हो क्या, नहीं। सो अब यहां पर ट्रेड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर दोनों में से एक पार्टी भी एग्री नहीं करेगी तो ट्रेड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अच्छा, मनी ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है क्या, हाँ। बोले कुत्ते की भी वैल्यू रख दो, बोले कुत्ता कितने का है, बोले समझ लो, बोले 500 रुपए का है, और व्हीट कितने के हैं, बोले 1000 रुपए के। तो आप मुझे अगर 500 रुपए दे दोगे तो भी मैं आपको मेरे व्हीट दे दूंगा, 1000 रुपए दे दोगे तो भी मैं व्हीट दे दूंगा, है ना। तो मनी में तो हमने क्या करा, सबकी वैल्यू मनी के अगेंस्ट पैक कर दी, लेकिन यहां पर मैं गेहूं को कुत्ते से पैक कर पाया क्या, नहीं कर पाया। तो ये समझ में आया। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं करेंगी जब तक ट्रेड नहीं होगा। आगे देखें, नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम आई एम अ हॉर्स ट्रेडर। मेरे पास क्या है, घोड़ा, और इस बार आपके पास क्या है, व्हीट। घोड़ा घोड़ी सब मेरे पास, आपके पास क्या है, व्हीट। अब मुझे आपसे क्या खरीदना है, गेहूं खरीदना है। मुझे आपसे कितने गेहूं खरीदना, बोले 50 केजीज। कितने गेहूं खरीदना है, 50 केजीज। लेकिन जो मेरा घोड़ा है वो बड़ी अच्छी ब्रीड का है। हो सकता है एक घोड़े में 1000 किलो गेहूं आ जाए, लेकिन मुझे तो सिर्फ कितने किलो गेहूं चाहिए, 50 किलो। तो अब मैं मेरे घोड़े को डिवाइड कैसे करूं, क्या उसका पैर काट के दे दूंगा तो आप ले लोगे क्या, नहीं लोगे। देखो, अगर मान लो मेरे पास 2000 रुपए का नोट है तो मैं उसको 500 में बांट सकता हूं क्या, हाँ। सो 500 के मैं इसको क्या कर सकता हूं, 4 नोट बना सकता हूं, चारों की वैल्यू बराबर है बोल सकता हूं। लेकिन क्या मैं मेरे घोड़े को डिवाइड कर सकता हूं, अगर मुझे 1 लीटर दूध लेने जाना तो अब मैं घोड़े का क्या करूं कि जबान काट के दे दूं उसकी, कि कान काट के दे दूं। तो घोड़े से मैं दूध नहीं ला पा रहा हूं, समझ रहे हो। या तो वो दूध वाला बोलेगा कि एक काम कर, तू तो सारी भैंसे ही लेके जा। क्यों, क्योंकि घोड़ा इतना महंगा है, यही बोल सकते ना। या वो बोल दे कि हमको घोड़ा चाहिए ही नहीं, दूध नहीं दे पाएंगे। सो बार्टर सिस्टम की दूसरी कमी क्या आई, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। बोले आप चीजों को इतनी इजीली डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, मनी में ये प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, इसलिए तो मनी को यूज करते हैं। तीसरी क्या है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखना, मुकेश अंबानी बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, बोल सकते हैं। उनकी जो भी वेल्थ है वो मनी के टर्म्स में, बोले 2-2 हजार के नोट लो, एक कमरे में जमा दो, एक कमरे में मुकेश अंबानी की पूरी वेल्थ आ गई, बोल सकते हैं अपन। या बोले और डॉलर लो 1-1 हजार के, उनको जमा दो कमरे में, पूरी वेल्थ एक कमरे, आधे कमरे, एक अटैची में पैक हो गई। अगर मुकेश अंबानी के पास इतनी वेल्थ होती इन टर्म्स ऑफ घोड़े, तब क्या होता, सोचो कितने घोड़े होते, 15-20 करोड़ घोड़े तो होते ही उनके पास। अब वो 15-20 करोड़ घोड़ों को कहां रखें, स्टोर कैसे करें, स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे करें, समझ रहे हो। इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कैसे करोगे। प्लस उन घोड़ों को पता चला, आपने बोला एक के ऊपर एक कमरे में रख भी दिया, हो सकता है उनको कोई बीमारी लग जाए और एक झटके में सारे घोड़े मर जाए,
हो सकता है ना सा भाई, पहले लोगों के पास धन के नाम पे क्या रहता था, बोलते थे ना गौ धन है, उनके पास मतलब क्या है, गायें हैं बहुत सारी, लेकिन वो गायों में कई बार डिसीज हो जाती थी, तो स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम आती है कहां पर, बार्टर सिस्टम्स में। समझ में आ रहा है। 3 कमी तो अपन ने देख ली। पहली क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, मतलब जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं होंगी ट्रेड नहीं होगा। दूसरी बोले मेरा घोड़ा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, या फिर हो सकता है मेरे पास गाय है आपके पास बकरी है, मुझे 2 बकरियों की जरूरत है लेकिन एक गाय में तो 4 बकरी आती, तो अब मैं मेरी गाय का कैसे डिवीजन करूं, कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। अगेन लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तीसरी क्या है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आप बहुत सारी गायों को या बहुत सारी बकरियों को इकट्ठे स्टोर नहीं कर सकते। या फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़े किसान हो, अब आप इतने गेहूं को, इतने करोड़ टन गेहूं को कहां स्टोर करोगे, तो अगेन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। चौथी प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। किसकी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉमन मेजर। बोले देखना वीट को किस में अपन कैलकुलेट करते हैं, केजीज। मिल्क को किस में कंसिडर करते हैं, लीटर्स में, है ना। गोट को किस में मेजर करते हैं, नंबर्स में। अब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है क्या, कि कितने लीटर मिल्क 1 किलो गेहूं के बराबर होगा, या कितने बकरियां इतने लीटर के बराबर होंगी। अब देखना मनी में तो हम क्या करते हैं, बोले वीट, बोले इसको रख दो, इसका 10 रुपए किलो प्राइस हो गया, तो ये 10 रुपए किलो हो गया। मिल्क बोले 50 रुपए लीटर हो गया। तो यहां तो हम क्या कर रहे हैं, बकरी बोले कितने की हो गई, कितने की आती है बकरी, 5000 की आती है, ठीक है। सो 5000 की एक बकरी आ गई। तो ये क्या किया हमने, सबको मनी के अगेंस्ट पैक कर दिया। सो कॉमन मेजर है मनी में, लेकिन बार्टर सिस्टम में कॉमन मेजर हो पा रहा था क्या, नहीं। किलोग्राम को लीटर से मेजर करना या लीटर को नंबर में मेजर करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ट्रेड में क्या होती थी, प्रॉब्लम्स जाती थी। लास्ट क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। लास्ट क्या लिखा हुआ है इसका ड्रॉबैक, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, देखना फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, बड़ा व्यापारी हूं, ट्रेड करता हूं, मेरी आपसे कोई डील हुई, आपने बोला ठीक है मैं ये कर दूंगा, टीकाकरण कर दूंगा आपकी सारी गायों का, बिकॉज अभी तो बार्टर सिस्टम चल रहा है, मेरे पास गौ धन है, बहुत सारी गाय हैं, बोले 2-4 करोड़ गाय हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, ठीक है भाई आप सारी गायों को क्या कर दो, वैक्सीनेटेड कर दो, उसके बाद मैं आपको क्या दे दूंगा, जो भी रिवॉर्ड देना इन टर्म्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बोले इतनी गायें दे दूंगा, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं है। बोले पता चला मैंने वैक्सीनेट किया सबको और इनकी सारी गायें मर गई, तो फिर ये पेमेंट कर पाएंगे क्या, नहीं। क्या मैं किसी को चेक लिख के दे सकता था उस समय, नहीं। या मैं उसको ये बोल सकता था कि इस डेट पे पैसे ले जाना। देखो आज मुझे आपको अगर पोस्ट डेटेड अगर कोई भी पेमेंट करना है तो मैं कर सकता हूं, मेरे अकाउंट में मैं बताऊंगा देखो भैया है 1 लाख रुपए, 2 महीने बाद का चेक ले जाओ 1 लाख रुपए का, आप मान जाओगे कि ठीक है 2 महीने बाद मैं पैसे ले लूंगा। लेकिन हो सकता है अगर मेरे पास अनाज है तो आप बोलो भाई अभी तो कीड़ा वीड़ा चल रहा, हो सकता है आपका अनाज बचे ही नहीं और आप भिखारी हो जाओ, दे ही नहीं पाओ पेमेंट। तो ये किसकी प्रॉब्लम आई, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड का मतलब होता है एट अ लेटर डेट। क्या मतलब होता है इसका, एक बाद वाली डेट पे अगर आपको किसी को पेमेंट करना तो उसमें भी क्या होती है, प्रॉब्लम जाती है, कहां पर, बार्टर सिस्टम में। सो ये जो पहला मनी था दैट इज कॉमोडिटी मनी, इसका मतलब समझ में आया, इसमें बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड करते थे, जिसको साटा पद्धति भी बोलते हैं हिंदी में। सो कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज अगेंस्ट कॉमोडिटी, इसलिए इसको सीसी मनी भी बोलते थे। एक्चुअली ये मनी था क्या, नहीं, इट वाज लाइक अ ट्रेड ओनली। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे वो मैंने यहां पर दे दिए, काफी इजी थे ड्रॉबैक्स, किसी को कोई डाउट। फिर कॉमोडिटी मनी के बाद क्या आना शुरू हुआ, एनिमल मनी। बोले एनिमल मनी मतलब क्या, बोले नाउ एनिमल्स आर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बोले मनी क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये ना। बोले अब कौन यूज होगा, एनिमल्स। बोले एनिमल्स कौन से, काऊ, बफेलो, है ना। अब यहां पे ना उस समय के लोग बड़े होशियार थे, ये कुत्ता बिल्ली नहीं पालते थे फोकट के जंगली जानवर। बोले वो जानवर पालो जो काम का हो, गाय दूध देती है घी देती है, भैंस दूध देती है घी देती है, बकरी पालो दूध देती है ना, ऊंट पालो। तो ये सारे जानवर क्या है, दे वर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बोले ट्रेड करना है, इतनी बकरी उसको दे दो, उससे इतनी भैंसे ले लो, उसको दे दो, उससे गेहूं ले लो, समझ रहे हो। तो ये क्या है, नाउ एनिमल्स आर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा इसमें और भी आया एनिमल मनी में, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ गाय बकरी, शार्क के टीथ, शार्क मछली आती ना, बोले उसके टीथ, या कोको बीन्स, ये सब हम क्या कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं, एनिमल मनी बोला जाता है इनको। समझ में आया। तो एनिमल्स वर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, समझ में आ गया। इसमें भी प्रॉब्लम थी, बोल सकते हैं क्या हर आदमी को गाय बकरी भैंसे रखना जरूरी है, उनको नहीं पालना, बोले हमको नहीं चाहिए बकरी बकरी, और कुछ लेके आओ, पर इसमें भी फिर प्रॉब्लम जाएगी ना। फिर और बढ़िया तरीके पे शिफ्ट हुआ जिसको क्या बोला, मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी बोला जाए तो कॉइन्स, मेटेलिक मनी बोले तो कॉइन्स। बोले अब किसका ओरिजिन हुआ, कॉइन्स का पहली बार। अच्छा कॉइन्स भी हजारों सालों से चल रहे हैं भारत के अंदर, बोल सकते हैं
इंडिया की हिस्ट्री आप लोगों ने एंशिएंट में पढ़ा, कब से स्टार्ट हुई? हाँ, इंडिया की हिस्ट्री तो लाखों साल पुरानी है, इसलिए बोलते हैं हिस्ट्री की सारी बुक्स गलत हैं, क्योंकि वो क्या बताते हैं 2-4 हज़ार 5,000 साल पहले की बात करते हैं, लेकिन भारतवर्ष तो बहुत पुराना है और हम लोगों के यहाँ पर कल्चर्ड सिविलाइजेशन थी। ऐसा नहीं था कि जानवर अनवर जैसे लोग नहीं रहते थे, हमेशा वो कॉइन्स वगैरह, इवन पेपर करेंसी भी टू सम एक्सटेंट यूज़ करते थे और हज़ारों सालों से यूज़ करते थे। तो पहले क्या आना शुरू हुआ? मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी बोला जाए तो कॉइन्स वगैरह, उसमें कोई भी मेटल हो सकता है, वो गोल्ड कॉइन हो सकता है, सिल्वर कॉइन हो सकता है, आयरन कॉइन हो सकता है, एल्यूमिनियम कॉइन हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, जिसकी जैसी हैसियत वो वैसे कॉइन रिलीज करेंगे। अब बोले कॉइन्स भी दो तरीके के होते हैं। देखो, मैं हूं गवर्नमेंट, मैं क्या हूं? एंशिएंट टाइम में गवर्नमेंट हूं। मैंने आपको एक सिक्का दिया, बोले ये सिक्का अगर आप लोगे तो इसकी इतनी इतनी वैल्यू है, बोले एक सिक्का इससे आप 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हो या इससे एक बकरी आ जाएगी। तो आप बोलोगे कि सिक्का तो आपने निकाला है, मैं आपके सिक्के पे भरोसा कैसे करूं? समझ रहे हो? आप किसी होटल पे जाते हो, कई बार होटल वाला पैसे की जगह क्या दे देता है? उसका कूपन, और बोलता है ये लो 50 रुपए का कूपन। तो क्या उसका कूपन हर जगह चलता है? नहीं चलता। तो आप वो कूपन लेने से कतराते हो, आप क्या बोलते हो? भाई तू तो पैसे ही दे वापस, है ना। लेकिन यहां पर ये कॉइन कौन इशू करने वाला है? गवर्नमेंट या किंग वगैरह इशू करने वाला है। तो जनता को अभी किंग के ऊपर भरोसा है क्या? नहीं। वो बोला कि अगर मान लो, बोले इंदौर के किंग ने इशू किया कॉइन, पर बोले यार मैं तो दिल्ली जा रहा हूं, बोले दिल्ली में सिक्का नहीं चलेगा। तो राजा बोला चलेगा। बोले कैसे चलेगा? वो लोग आपका सिक्का क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बोले क्योंकि मेरा कॉइन कैसा है? फुल बॉडीड कॉइन है। मेरा कॉइन कैसा है? फुल बॉडीड। बोले मेरे कॉइन में, बोले अगर मैं बोल रहा हूं मेरा कॉइन है 10 रुपए का, तो मेरे कॉइन में मैंने इतना मेटल डाल दिया है कि अगर दिल्ली वाले उसको मेल्ट करेंगे तो उसमें से कितने का मेटल निकल जाएगा? 10 रुपए का। तो फिर वो लोग लेने से मना करेंगे क्या? नहीं, उनको भरोसा है, क्योंकि कॉइन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है। जितने रुपए का कॉइन है उसमें उतने रुपए का मेटल है, बोल सकते हैं। सो क्या चलते हैं शुरू में, क्या चलना शुरू है? फुल बॉडीड कॉइन। बोले जितने का सिक्का उतने का उसमें मेटल डाल दो, बात खत्म। आपको घाटा होगा क्या? भरोसा नहीं है, मत रखो, भरोसे की बात ही नहीं है। बोले आप तो सिक्का पिघला लेना और उसको बेच देना मार्केट में, इजीली आपको 10 रुपए मिल जाएंगे। पर देखना इसमें प्रॉब्लम आई। फॉर एग्जाम्पल 1947 की बात करता हूं भारत में। पहले 1 रुपए में, 1 रुपए में नहीं एक्चुअली 3 रुपए में, कितने रुपए में? 3 रुपए में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आ जाता था। क्या आ जाता था? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। सो बोले पहला जो 1947 में 1 रुपए का जो सिक्का होगा उसमें कितना मेटल होता होगा, समझ रहे हो? आज कितने रुपए का आता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड? अराउंड 5,000 का। सो मतलब उस समय जो 1 रुपए का सिक्का था उसमें अराउंड 2,000 रुपए के आज का मेटल डालना पड़ता होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम देखते हैं महंगाई आती है तो पैसे की कीमत क्या होती जाती है? गिरती जाती है। लेकिन वो सिक्का तो, पुराना वाला सिक्का तो एकदम भारी भरकम होगा। सो हो सकता है 1947 के 1 रुपए की कॉइन आज के समय 2-3 हजार रुपए हो, बोल सकते हैं। तो फिर कोई बेवकूफी होगा जो उस कॉइन को 1 रुपए के तौर पे यूज करेगा, वो उसको क्या करेगा? घर में मेल्ट करेगा और क्या करेगा? 1-1.5 हजार रुपए इजिली बना लेगा। यही होगा। ये प्रॉब्लम सरकार को भी समझ में आई कि फुल बॉडीड कॉइन में क्या होता है, समय के साथ करेंसी की जब वैल्यू गिरती है तो वो पुराने कॉइन्स मार्केट में दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या, लोगों ने उनको क्या कर लिया है? घर में रख लिया और मेल्ट करके कुछ ना कुछ चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया है, बोल सकते हैं। जैसे कि पहले 5 रुपए का सिक्का आता था, आज तो चवन्नी जैसा आता है, पहले अच्छा भारी आता था, देखा था आप लोगों ने? हाँ, उस 5 रुपए के सिक्के की होती थी स्मगलिंग, और वो कहाँ चला जाता था? बांग्लादेश। सो एक 5 रुपए का सिक्का, कितने रुपए का सिक्का? एक सिक्का 5 रुपए का, उससे वो लोग क्या बनाते थे? ब्लेड। और कितनी ब्लेड बनाते थे? 10 ब्लेड बनाते थे, और हर ब्लेड कितने रुपए की रहती थी? 5। सो मतलब उनने 1 रुपए के 5 रुपए के सिक्के से कितने रुपए बना दिए? 50 रुपए। ऐसा वो क्यों कर पाए? क्योंकि उस सिक्के के अंदर इतना मेटल रहता था कि उससे कितनी ब्लेड बनती थी? 10। ये चीज सरकार को समझ में आ गई, तो सरकार ने बोला कि अब से हम फुल बॉडीड कॉइन नहीं चलाएंगे। बोले अब जनता को हम पे भरोसा हो गया है ना, तो अब बोले कॉइन कैसे चलेंगे? टोकन कॉइन्स। बोले सिक्के के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10 रुपए। कितना लिखा हुआ है? 10 रुपए या 5 रुपए। पर बोले अगर आपने उसको मेल्ट करा तो शायद उसमें से चवन्नी अठन्नी का ही मेटल निकलेगा, समझ रहे हो? इसलिए मेल्ट मत करना, वो जैसा है उसको वैसे ही चलाते रहना। अगर मेल्ट किया तो उसमें से 5 रुपए का मेटल निकलेगा क्या? नहीं, उल्टा 5 रुपए की जगह आप चवन्नी लेके बैठ जाओगे, फिर बोल सकते हैं। प्लस जो बर्निंग वर्निंग की मेल्टिंग किया उसका खर्चा अलग। मतलब अगर आज के समय में आप सिक्के को मेल्ट करके मार्केट में बेचोगे तो क्या वो फुल बॉडीड कॉइन है? नहीं, वो सिर्फ क्या है? टोकन कॉइन है। वो सिर्फ बता रहा है कि उस पर 5 रुपए लिखे हैं ना, बस वही भरोसा है, उसको भरोसा मान के आपको चलना पड़ेगा। तो आज के समय क्या चलते हैं? टोकन कॉइन्स। अच्छा, जो करेंसी नोट्स रहते हैं वो फुल बॉडीड रहते हैं या टोकन रहते हैं? टोकन। अगर आपने 2000 रुपए के या 500 रुपए के नोट को जला के मेल्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, समझ गए ना तुम?
उसमें से कोई मेटल नहीं निकलने वाला है 500 रुपए का। क्या निकलेगी? राख निकलेगी, जिसको देख देख के तुम लोग रोओगे। बोल सकते हैं। सो मेटेलिक कॉइन दो टाइप के आए, कौन कौन से? फुल बॉडीड और टोकन। इजी था। फुल बॉडीड कॉइन क्या होते हैं, टोकन कॉइन्स क्या होते हैं, समझ में आ गया सबको? मेटल के बाद क्या आना शुरू हुआ? पेपर मनी, जो आज भी यूज करते हैं। करेंसी नोट्स आना शुरू हुआ। पेपर मनी बोला जाए तो करेंसी नोट्स। अब देखना, करेंसी नोट्स बोले प्रिंट तो करेंगे, मगर कैसे प्रिंट करें? लोगों का भरोसा है क्या सरकार पे? नहीं। प्लस हम लोग क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड है या ओपन है? ओपन। ओपन का मतलब क्या? ओपन इकोनॉमी मतलब क्या? हम बाहर से भी क्या करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं। इसको अपन यार एक ब्लैंक स्लाइड पे समझते हैं। ब्लैंक स्लाइड कहाँ है? हाँ, यहां पे समझते हैं अपन इसको, स्लाइड नंबर 43 में। देखना, अब नेक्स्ट मनी कौन सी आई? पेपर मनी। पेपर मनी मतलब बोले किसका यूज शुरू हो गया ट्रेड के लिए? पेपर करेंसी का यूज शुरू हो गया। लेकिन सबसे पहले क्या आई? रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। सबसे पहले क्या आया? पेपर मनी जो आया, पेपर मनी में सबसे पहले कौन आया बोले? रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। तो सबसे पहले आया रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। अब इसका मतलब क्या है देखना, बोले हर आदमी नोट छापता है, बोल सकते हैं नोट छापता है, और नोट से क्या करता है? ट्रेड करता है। और वो नोट अगर जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ने 500 रुपए का नोट छापा है, सो हर आदमी उस नोट को लेता है, उस नोट की कुछ वैल्यू है अपने आप में, क्योंकि वो भरोसे पे चल रहा है। पर पहले भरोसा नहीं था। बोले कैसे? बोले कौन कितने नोट छापेगा? पता चला अफ्रीकन देशों ने बोले अरबों खरबों रुपए छाप दिए, तो क्या हम उसको ले लेंगे? उसके नोट को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। सो पहले एक रूल चला, बोले नोट कौन कब छापेगा? तो अमेरिकन वालों ने बोला कि भाई हम नोट कब छापेंगे? बोले हम $1 तब छापेंगे जब हमारी तिजोरी में कितना होगा? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब यहां पर जो पेपर मनी है वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? किसी मेटल को, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी प्रीशियस मेटल हो सकता है। भारत वालों ने बोला कि हम 1 रुपए कब छापेंगे? बोले हम 1 रुपए तब छापेंगे, बोले हम 1 रुपए कब छापेंगे जब हमारे पास कितना गोल्ड होगा? 0.35 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा। सो इससे अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे अब मैं डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट निकाल सकता हूं क्या? बताओ जल्दी, क्या आया? $1 बराबर कितने रुपए आ गए? अराउंड 3 रुपए आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि 3 रुपए में आपको 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा और $1 में भी आपको 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा। सो आप नोट केवल कब छापोगे? व्हेन यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गोल्ड इन योर ट्रेजरी। बोल सकते हैं। सो आरबीआई 1 रुपए कब छापेगा? जब बोले 0.3 ग्राम गोल्ड होगा। डॉलर कब छपेगा? जब 1 ग्राम गोल्ड होगा। बड़ा अच्छा सिस्टम था, बोल सकते हैं। पेपर मनी क्या कर रहा है? किसी को रिप्रेजेंट। अब फॉर एग्जांपल आरबीआई ने 10 रुपए का नोट दिया। कितने रुपए का नोट दिया? 10 रुपए का नोट छापा। आप नोट लेके घूम रहे थे, आपको नोट पसंद नहीं आया, आपने बोला अरे कागज का टुकड़ा मैं क्यों लेके घूमूं? आप आरबीआई के पास गए और आपने आरबीआई को क्या बोला? ये आपका 10 रुपए रखो, और वो आपको उसके बदले में क्या दे देगा? 0.3 के हिसाब से कितने ग्राम गोल्ड दे देगा? 10 रुपए में 3.3 ग्राम गोल्ड दे देगा। बोल सकते हैं 3 ग्राम अराउंड गोल्ड दे देगा आपको। क्यों दे देगा? क्योंकि वो मनी कैसा था? रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। समझ में आया? अब देखना, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई आगे चल के। अगर आपको नोट छापना है तो आप नोट केवल और केवल कब छाप सकते हो? हाँ बोलो बोलो। जैसे अपन किसी कंट्री से गवर्नमेंट, अभी वो भी समझ रहे हैं, पहले अभी ये समझे, बड़ा इजी है आगे चल के। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि देखो, आरबीआई नोट केवल और केवल कब छाप सकता है? जब उसके पास क्या हो? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गोल्ड हो। अब देखना, गोल्ड इज अ फाइनाइट रिसोर्सेस। गोल्ड क्या दुनिया में अनलिमिटेड है? गोल्ड तो लिमिटेड है। गोल्ड का खूब एक्सट्रैक्शन शुरू हो गया और एक समय आया कि अब गोल्ड अपने पीक पे पहुंच गया, अब और नया गोल्ड कहीं से ला नहीं सकते थे। तो फिर करेंसी छाप सकते हो क्या? नहीं। सो करेंसी छापने में सेंट्रल बैंक्स को क्या आने लग गई? दिक्कत आने लग गई। सो अमेरिका ने ये सिस्टम चालू किया था, और अमेरिका ने इस सिस्टम को क्या बोला कि आज से ये सिस्टम बंद, बोले तमाशे बंद करो। बोले अब हम रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी नहीं यूज करेंगे, बोले अब हम एक दूसरा यूज करेंगे। तो बोले दूसरा क्या यूज करोगे आप? तो बोले अब हम किस पे शिफ्ट कर रहे हैं? कन्वर्टेबल पेपर मनी। सो बोले इसके बाद क्या आया दूसरे नंबर पे? कन्वर्टेबल, बोलो, पेपर मनी। देखना, अगर यूएस ये सिस्टम को छोड़ेगा तो क्या लोग यूएस का डॉलर एक्सेप्ट करेंगे विदेश में? नहीं, क्योंकि अब लोगों को डर है कि अगर हमने इनको $1 दिया तो गोल्ड दे पाएंगे? नहीं। तो बोले हम तुम्हारे कागज के टुकड़े को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तो यूएस ने बोला कि सिस्टम बोले सेम है, बस बोले थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, उसको अब देखो। बोले मैं गोल्ड कब छाप सकता हूं? यूएस क्या बोलता है? बोले जब $1 है तो तिजोरी में 1 ग्राम गोल्ड होना चाहिए।
तो बोले अब क्या है, बोले अब कन्वर्टेबल पेपर मनी है। अब बोले क्या है, मैं मेरी तिजोरी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गोल्ड तो रखूंगा, लेकिन डॉलर मेरे को जितने छापना है उतने छापूंगा। पर एक शर्त और है, मान लो आप सबके पास एक एक डॉलर है, तो क्या आप इकट्ठे यूएस ट्रेजरी के पास चले जाओगे क्या कि सब मेरे को गोल्ड दे दो? नहीं। हो सकता है यश को किसी दिन गोल्ड की जरूरत पड़ गई, अपने $1 लेके पहुंच गया, तो यूएस ट्रेजरी के पास कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड तो है, सो वो उस गोल्ड में से इसको उठा के दे देगा कि ले भाई जा। पर क्या तुम सब इकट्ठे आ जाओगे क्या यूएस ट्रेजरी के पास की गोल्ड दे दो? नहीं। तो यूएस वालों ने क्या बोला कि हम क्या चला रहे हैं, कन्वर्टेबल पेपर मनी। अगर आप हमारे पास $1 लेके आओगे तो हम आपको कितने ग्राम ऑफ गोल्ड दे देंगे? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जितने डॉलर छापेंगे उतने ग्राम ऑफ गोल्ड रखेंगे। आप तो आओ अपना डॉलर लेके और हमसे गोल्ड लेके जाओ। क्या हर आदमी इकट्ठे एक साथ पहुंच जाएगा क्या लेने के लिए? नहीं। अच्छा, बैंक भी कुछ इसी सिस्टम पे ऑपरेट करते हैं, बैंक भी ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। एसबीआई काम क्या करता है, बोले पैसा कहां से लाता? 2 काम करता है। किसी से क्या लेता है वो? डिपॉजिट, है ना? क्या लेता है बोलो? डिपॉजिट लेता है। अब ये जो उसके पास डिपॉजिट है वो किसी ना किसी को क्या दे देता है? लोन। लेकिन मान लो उसके पास डिपॉजिट कितने रुपए का आया? 100 रुपए का आया, तो क्या वो पूरे के पूरे 100 रुपए लोन में दे देता है? नहीं। 100 रुपए में से वो कुछ अपनी पॉकेट में रखता है, कितने? अराउंड 20 रुपए, और लोन कितने का घुमाता है? केवल 80 रुपए का। वो ये मान के चलता है कि सारे के सारे लोग इकट्ठे 100 रुपए लेने के लिए मेरे पास नहीं आएंगे, और जो कुछ लोग आएंगे उसको मैं कहां से दे दूंगा? ये 20 रुपए में से दे दूंगा। तो बिल्कुल यूएस की ट्रेजरी ने, यूएस की सेंट्रल बैंक ने यही सिस्टम करा। उसने बोला कि अब कौन सी पेपर मनी चल रही है? कन्वर्टेबल। अगर आपका मन हो डॉलर के बदले गोल्ड लेने का, तो मेरे पास डॉलर ले आना और मैं आपको क्या दे दूंगा? गोल्ड दे दूंगा। तो लोगों का भरोसा बना हुआ है। हाँ, भरोसा अभी भी बना हुआ है। अब आगे चलते गए, पहला हुआ रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, बोले इसमें तो गोल्ड रखना भी जरूरी है। दूसरा बोले कुछ अमाउंट ऑफ एक अच्छा खासा एक आप बिल्कुल स्टॉक मेंटेन करो गोल्ड का। कुछ लोग अगर गोल्ड लेने आए तो उनको गोल्ड देके निपटा देना। अब तीसरा आया इनकन्वर्टेबल। ये बोले भारत की दिमाग की उपज है। बोले कैसे? भारत बोला यार भाई, बोले हम लोग तो क्या डॉलर वॉलर छाप देते हैं, ओ सॉरी हम क्या छाप देते हैं? रूपी वूपी छाप देते हैं, और जनता अगर मांगने आ जाती तो हमको बड़ा कष्ट होता है। सो इंडिया ने बोला कि देखो भैया, भरोसा तो करना पड़ेगा अगर हमारे यहाँ पे ट्रेड करना है। तो इंडिया ने चलाया इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। तीसरे टाइप का कौन ने चलाया? इंडिया ने, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। अब इनकन्वर्टेबल का मतलब क्या है? बोले देखो, आरबीआई को जितने रुपए छापना है वो छापेगा, और बैक हैंड में कोई गोल्ड वोल्ड नहीं रखेगा। अगर आप आरबीआई के पास 500 रुपए का नोट लेके पहुंचे तो वो आपको उसके बदले में गोल्ड नहीं देगा। उसके बदले बोलेगा 100 रुपए के 5 नोट ले लो, 50 रुपए के 10 नोट ले लो, 500 का वापस एक नया ले लो, लेकिन कोई गोल्ड वोल्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज इनकन्वर्टेबल। इनकन्वर्टेबल मतलब पेपर मनी को सिर्फ पेपर मनी में ही मैं क्या करके दूंगा? कन्वर्ट। आप लोगों के नोट पे क्या लिखा रहता है? आरबीआई का गवर्नर लिख के देता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। तो वो लिख के देता है क्या? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर 500 ग्राम ऑफ गोल्ड, ऐसा लिखा है क्या? वो क्या लिखता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। तो अगर आप 500 रुपए लेके जाओगे तो 500 रुपए के ही दूसरे नोट आपको दे देगा, लेकिन क्या वो गोल्ड देगा? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसमें आप प्रिंटिंग कैसी कर सकते हो? आप अनलिमिटेड प्रिंटिंग कर सकते हो। एंड दिस सिस्टम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ये हम क्यों लेते हैं? आरबीआई के हम 500-500 के नोट क्यों लेके जेब में घूम रहे हैं? क्योंकि हमको आरबीआई पे क्या है? भरोसा है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या है? भरोसा है कि नहीं यार ये इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं होगी। दुनिया वालों को भी क्या है? थोड़ा बहुत भरोसा है, इसलिए हमारी पेपर करेंसी चल रही है, बोल सकते हैं। सो तीनों टाइप के पेपर करेंसी समझ में आया? बोलो। हाँ, पेपर मनी में 3 होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल। अच्छा, आज भारत में कौन सा सिस्टम चलता है? इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। टुडे वी यूज इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। अगर आप 500 का नोट लेके गए तो कितने ग्राम ऑफ गोल्ड मिलेगा? कुछ भी नहीं। आरबीआई बोलेगा 500 से बाहर जाके गोल्ड खरीद लो, मेरे पास मत आओ लेके इसको। समझ गए? फिर क्या आया? और एक स्टेप आगे गए। फिर नेक्स्ट मनी कौन सी आई? बोले क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है? आप लोगों का पैसा कहां जमा है? बैंक में, है ना? बैंक में जो आपका पैसा जमा है, सो मींस यू हैव योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सम मनी, बोल सकते हैं। बैंक में वो पैसा जमा है, अभी आपकी जेब में नहीं है, लेकिन बोले 5000 रुपए मेरा बैंक में जमा है। आप उसको कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो, बाय द मीडियम ऑफ चेक वगैरह से कर सकते हो, एटीएम से निकाल सकते हो। तो ये सब आप किसका यूज कर रहे हो? क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब आपका पैसा ऑलरेडी कहीं पर जमा है, आपने अपना पैसा किसी इंस्टीट्यूट के पास, किसी बैंक के पास क्या करके रखा है? जमा करके रखा है। नेक्स्ट स्टेप और आगे चलेगा। अब क्या आ गया? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी बोले तो अब बोले मनी, पहले मनी का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो सिक्का भी हो सकता है, वो नोट भी हो सकता है, वो चेक भी हो सकता है।
बोले प्लास्टिक मनी, बोले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स। बोले अब हम कार्ड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो अब हमारी वैल्यू कहां पर स्टोर है, बोले इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी ऑल्सो। अब तो और एक कदम आगे चलेगा, अब क्या आ गया, डिजिटल मनी आ गया। बोले भीम, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, ये सब चलने लग गया। असल में बैक हैंड में कुछ ना कुछ रखा है आपके बैंक में, तभी तो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, डिजिटल करेंसी का यूज कर रहे हो। बिटकॉइंस वगैरह भी अब तो आ गए हैं, आप लोगों को पता है ना। हाँ, आप लोग सब, अपना मुजम्मिल बहुत ट्रेड करता था, कोई विदेशी कंपनी चूना लगा के भी चली गई। समझ गए, इजी है। सारे टाइप ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी सभी को समझ में आया। कमोडिटी मनी क्या होता है, एनिमल मनी क्या होता है। मेटेलिक में दो थे, फुल बॉडीड और टोकन। टोकन क्या होता है, कोई बताए। बिल्कुल, इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से कम होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसमें कितने का मेटल है, और फेस वैल्यू मतलब उसकी कितनी कीमत है। बोले 5 रुपए का सिक्का है, कितने रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का। सो व्हाट इज द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इसकी कितनी है, 5 रुपए है। पर बोले अगर इसको मेल्ट करा हमने, इसको क्या करा हमने, जब मेल्ट करा तो क्या पता चला, इसमें से केवल और केवल कितने रुपए का मेटल निकला, 2 रुपए। सो 2 रुपए इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। बोले इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 2 रुपए, और फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपए। तो ये इस टाइप के कॉइन्स को हम क्या बोलते हैं, टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स में फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, और फुल बॉडीड में इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, बोल सकते हैं हम लोग। या कई बार इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हो सकती है कंपेयर टू फेस वैल्यू। बोले 10 रुपए का सिक्का है तो 12 रुपए का मेटल है, अब तो भरोसा है, अब तो बोले 100% भरोसा है। समझ में आ गया, इजी था। फिर क्या आया, पेपर मनी। पेपर मनी में रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। बोले कब छापोगे इसको, जब बैक एंड में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही। बोले किसको रिप्रेजेंट करोगे, आप गोल्ड को रिप्रेजेंट करोगे। बोले आप बता दो, बोले एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करना, आप बता दो। अमेरिका ने बोला भैया $1 1 ग्राम गोल्ड, आपने बोला भैया 3 रुपए 1 ग्राम गोल्ड, तो $1 इज इक्वल टू 3 रुपीज हो गया ऑटोमेटिक। फिर दूसरा क्या आया, कन्वर्टेबल। बोले यार बहुत गोल्ड रख लिया, हर आदमी गोल्ड लेने आता नहीं है, जो आएगा उसको निपटा देंगे, तो बोला क्या, कन्वर्टेबल। मतलब पेपर करेंसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, गोल्ड में। और वहां पे उस समय आरबीआई वाला या जो भी यूएस की ट्रेजरी वाला क्या लिख के देता होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ 500 रुपीज गोल्ड। आज के समय क्या चलता है, बोले सबसे फर्जी सिस्टम, इनकन्वर्टेबल। बोले गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं मिलेगा, भागो 500 रुपए लाओगे तो 500 का एक नया हरा पत्ता दे देंगे और काम चला लेना। फिर क्या चलने लग गया, क्रेडिट मनी। जो आपका बैंक में, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा है, दैट इज क्रेडिट मनी। उसके बाद अब तो हम क्या यूज करने लग गए, कार्ड्स यूज करने लग गए। कार्ड्स बोले तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स वगैरह यूज करने लग गए, समझ गए। हाँ, उसके बाद अब क्या आ गया है, डिजिटल करेंसी। आप लोग करते हो यूज, हाँ क्या करते हैं, ई रूपी। हाँ, ई रूपी भी आने वाला है अब तो, अभी कमर्शियल स्केल पे वो आया नहीं है, पर जब आएगा तब पता चल जाएगा व्हाट इज ई रूपी। क्या है, बैंक में मनी नहीं रहेगा तो फिर यूज कैसे करोगे। ई रूपी का मतलब ये नहीं है, ई रूपी भी लीगल टेंडर रहेगा, आप ये अपन समझते हैं। ये सभी को समझ में आ गया, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। आज हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, यूज इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। कॉइन्स कौन से यूज करते हैं, फुल बॉडीड या टोकन, टोकन कॉइन्स बोल सकते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ मनी। बोले डेफिनेशन क्या और मनी का फंक्शन क्या है। वैसे मनी के फंक्शन आपको पता है, हाँ, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बोले डेफिनेशन दो हो सकती है, एक लीगल और एक चल चलाओ, बोले फंक्शनल डेफिनेशन। एक चल चलाओ बोले फंक्शनल, और एक लीगल डेफिनेशन। चल चलाओ तो हमने देखी, व्हाट इज द फंक्शनल डेफिनेशन, मनी इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, चीजों को बदलने के काम आती है, बोले फंक्शनल डेफिनेशन। दूसरी होती है लीगल डेफिनेशन। बोले लीगल डेफिनेशन मतलब कौन, देखना 500 रुपए का नोट कौन छापता है, आरबीआई। आरबीआई को किसने बनाया है, आरबीआई ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आरबीआई जब नोट छापता है तो उसके पीछे स्टैट्यूटरी बैकिंग है, मतलब गवर्नमेंट ने लॉ बना के ये पावर किसको दिया है कि नोट कौन छापेगा, आरबीआई। आप छापोगे दैट इज इलीगल, आरबीआई छापेगा दैट इज लीगल। सो एक डेफिनेशन होती है दैट इज लीगल डेफिनेशन, मतलब आरबीआई नोट कब छापता है, बिकॉज इट इज बैक्ड बाय लॉ, बैक्ड बाय गवर्नमेंट बैकिंग, बोल सकते हैं। उसको किसकी बैकिंग है, आरबीआई को, गवर्नमेंट की लॉ की बैकिंग है। तो पहली डेफिनेशन होती है लीगल टेंडर, या फिर जिसको बोलते हैं फिएट मनी। पहली डेफिनेशन क्या है, लीगल टेंडर या फिर फिएट मनी। लीगल टेंडर का मतलब होता है, मतलब उसको किसकी बैकिंग है, लीगल बोले तो लॉ की बैकिंग है, मतलब ऐसा मनी जिसको आप लेने से मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ सेलर ऑफ दिस पेन। अगर मैं आपके पास ये पेन खरीदने आया तो आप ये मत बोलना कि कुत्ता लाओ, बकरी लाओ, भैंस लाओ, बिल्ली लाओ, नहीं।
अगर इस पेन की कीमत है 50 रुपए और अगर मैंने आपको 50 रुपए का नोट दिया तो आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट बोल सकते हैं। बिकॉज क्योंकि लीगल टेंडर क्या बोलता है कि इस पे क्या है, अगर आप पेन बेच रहे हो, पैसे के टर्म्स में बेच रहे हो, तो पैसे को लेने से मना आप नहीं कर सकते। सो लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, यू कैन नॉट रिफ्यूज, बोल सकता हूं यू कैन नॉट रिफ्यूज टू ट्रांजैक्ट इन मनी। अगर भाई इंडिया में देखा जाए लीगल टेंडर, इंडिया में लीगल टेंडर क्या है, रूपी है या डॉलर है, रूपी। सो इंडिया में लीगल टेंडर कौन है, रूपी। सो अगर मैं आपको किसी चीज का पेमेंट रूपी में कर रहा हूं तो आप लेने से मना नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं पेमेंट डॉलर में कर रहा हूं तो कर सकते हो, भारत में कर सकते हो, बिकॉज डॉलर इज नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। अमेरिका वाले बोलेंगे कि हमारे यहाँ मना करा तो हम जेल भेज देंगे, लेकिन अपने आप बोल सकते हो ना, आप मेरे पास आए पढ़ने, बोले सर 50,000 नहीं दे रहा हूं मैं आपको, $800 दे रहा हूं, मैं बोलूंगा डॉलर उठाओ और घर जाओ। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज डॉलर इज नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। तो लीगल टेंडर का मतलब समझ में आ गया। लीगल टेंडर को कुछ बुक्स में क्या बोलते हैं, फिएट मनी। क्या बोलते हैं, फिएट मनी। सो फिएट मनी मतलब लीगल टेंडर। अब बोले भारत में दो चीजें लीगल टेंडर होती हैं। लीगल टेंडर भी कितने टाइप के हो सकते हैं, दो। भाई कॉइन लीगल टेंडर है क्या कॉइन्स को गवर्नमेंट या लॉ की बैकिंग है, हाँ, कॉइन को भी लेने से मना नहीं कर सकते। और नोट्स भी क्या है, करेंसी नोट, जो पत्तियां चलती हैं हरी हरी, वो भी क्या है, वो भी क्या है, लीगल टेंडर, क्योंकि उसको भी किसकी बैकिंग है, लॉ की। लेकिन लीगल टेंडर मतलब क्या होता है, यू कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक, बोले आप इसको लेने से मना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपके पास, आप फॉर एग्जांपल आप एक कार सेलर हो, क्या बेचते हो आप एक कार सेलर हो, और कार की कीमत कितनी है, अरे बेटा नॉर्मल कार है 10 लाख। कितने की कार है, 10 लाख। 10 लाख मतलब देखो आप कार कितने में बेच रहे हो, 10 लाख। अब मैं आपको पेमेंट कर सकता हूं, मेरे पास चॉइस है कार के लिए पेमेंट करने में, या तो मैं आपको काय में पेमेंट कर दूं, कॉइन्स में, या तो मैं आपको किस में कर दूं, करेंसी नोट्स में, या तो मैं आपको काय में कर दूं, करेंसी नोट्स। लेकिन देखना, अगर मैं पूरे 10 लाख का पेमेंट आपको 1-1 रुपए के सिक्के में करूंगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या होगा, समझ गए ना तुम लोग। तो देखना, पर आप सिक्के को लेने से मना कर सकते हो, आंसर इज नो, बिकॉज सिक्का इज ऑल्सो लीगल टेंडर। लेकिन सिक्के को बोला गया दैट कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि अप टू अ सर्टेन लिमिट आप कॉइन को लेने से मना नहीं कर सकते हो। सो बोले लिमिटेड, बोले कितने रुपए तक, सो बोले अगर 1000 रुपए तक का पेमेंट अगर कोई कॉइन्स में करता है तो आप लेने से मना नहीं कर सकते हो। उसके ऊपर आप बोल सकते हो, आप कार 10 लाख की थी, बोले 1000 के सिक्के दे जा, बाकी पैसा क्या ला, नोट में लेके आ। समझ गए क्यों, बिकॉज कॉइन्स आर लीगल टेंडर बट दे आर लिमिटेड लीगल टेंडर। बोले एक लिमिटेड अमाउंट में अगर कॉइन में पेमेंट हुआ देन दैट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज घर जाओ। दूसरा क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। बोले इसमें जितना पेमेंट करना है करो और लेने से सामने वाला मना नहीं कर सकता। सो अनलिमिटेड लीगल टेंडर इज, बोलो, करेंसी नोट्स। इजी था ये। सो लीगल डेफिनेशन समझ में आई। लीगल डेफिनेशन या लीगल टेंडर या फिर फिएट मनी मींस any money that has backing of the government or backing of the law, you cannot refuse to take it। उसमें दो आते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का एग्जांपल क्या है, कॉइन्स है ना, मेटेलिक कॉइन्स वगैरह, और अनलिमिटेड लीगल टेंडर का क्या है, करेंसी नोट्स। और यहां पर मैंने लीगल टेंडर में दो एग्जांपल दिए, नोट्स और कॉइन्स। नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर एंड कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मनी या फिएट मनी में क्या डिफरेंस है, एक ही है वो, समझ गए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके दो नाम है ना, शक्तिमानी कौन है, गंगाधर, बस बात खत्म। दूसरा कौन सी देखना, अब मनी दो टाइप के हो सकते हैं, एक को तो क्या बोला, लीगल टेंडर, दूसरा है नॉन लीगल टेंडर या फिर फिड्यूशियरी मनी, या फिर फिड्यूशियरी मनी। देखना, नॉन लीगल टेंडर का मतलब इल्लीगल मनी नहीं है, इल्लीगल मनी कुछ नहीं होता है, समझ गए। नॉन लीगल टेंडर का मतलब होता है, देखो लीगल टेंडर मतलब यू कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक, यही बोल सकता हूं मैं, यू कैन नॉट रिफ्यूज, आप इसको लेने से मना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। नॉन लीगल टेंडर का मतलब है यू कैन रिफ्यूज, आप लेने से मना कर सकते हो। लेकिन ये फिर भी चलते हैं और ये मनी के जैसे ही फंक्शन करते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे नॉन लीगल टेंडर चल रहे हैं जो आप उपयोग में ला रहे हो, लेकिन आप उनको लेने से मना कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज पेइंग यू थ्रू चेक, सो आप चेक के लिए लेने से मना कर सकते हो। क्योंकि देखो, क्या चेक को आरबीआई की बैकिंग है, क्या गवर्नमेंट की बैकिंग है, क्या चेक पे आरबीआई का गवर्नर लिख के देता है कि मैं धारक को 10,000 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, अगर वो लिख के देगा तो आप चेक को कभी लेने से मना नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसको बस लॉ की बैकिंग है। नोट्स पे तो लिखा रहता है, आरबीआई का गवर्नर साइन करके देता है। सिक्के कौन करवाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करवाती है, मिंट करवाती है, तो उस पे तो क्या है, बैकिंग है।
लेकिन क्या चेक के ऊपर बैकिंग है? चेक बाउंस हो गया, फिर आप करते रहना कोर्ट केस, वो चलेगा, लेकिन तुरंत पैसा मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। सो ये सारे जो मेथड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नॉन लीगल टेंडर और फिड्यूशियरी मनी। यू कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट इन दीज मोड्स। समझ में आ रहा है? एक तो हो गया चेक, एक क्या हो गया? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? मैं बैंक गया, बैंक में 50,000 रुपए दिए और बोले अब आप मेरे को एक कागज का टुकड़ा बना के दे दो और उस पर लिख दो कि ये 50,000 रुपए इसकी वैल्यू है, तो ड्राफ्ट को लेने से मना कर सकते हैं। हाँ, पहले चलते थे ना डिमांड ड्राफ्ट, जिसको डीडी बोलते थे, याद आया? हाँ। तीसरा क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या है? नॉन लीगल टेंडर। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बड़ा आसान तरीके से समझाता हूं। ये कौन सी कंपनी है? रिलायंस। रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप एक छोटे से व्यापारी। रिलायंस क्या बनाती है? मोबाइल बनाती है, जियो वियो की सिम चलाती है। और आप क्या बनाते हो? आप भंगार का काम करते हो आयरन में, है ना? सो आपने कुछ आयरन किसको बेचा? रिलायंस को। बोले टॉवर ओवर आप लगा लेना, लेकिन रिलायंस ने बोला कि आपने जब आयरन दिया तो बदले में रिलायंस आपको पेमेंट करेगा। लेकिन रिलायंस ने बोला कि यार पेमेंट तो हमारे यहाँ कब होता है? बोले 1 तारीख को होता है। पेमेंट कब होगा? बोले 1 तारीख को। बोले आपने तो अभी 2 तारीख को माल दिया है, तो अब आपका पेमेंट तो अगले महीने होगा। लेकिन ये आप क्या बोलोगे? आप तो भंगार वाले हो, आप बोलोगे भैया मुझे कुछ एक रसीद वसीद तो बना के दे दो, लिख के तो दे दो कि आपने इतने का माल ले लिया। तो रिलायंस बदले में आपको क्या दे देगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या दे देगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। और उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक तारीख लिखी रहेगी, बोले इतने तारीख को इतने रुपए हमसे लेके जाना। समझ में आ रहा है? सो बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी है। लेकिन इस बिल ऑफ एक्सचेंज को आप मनी के तौर पर यूज कर सकते हो। देखना, आपने रिलायंस को माल तो पहुंचा दिया बहुत सारा, लेकिन अब आपका रॉ मटेरियल खत्म हो गया। अब आपके पास क्या रखा हुआ है? बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन नगद पैसा है क्या? नहीं। तो अब आप नया रॉ मटेरियल खरीद पाओगे? नहीं। तो आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को कहां लेकर के जाओ? बैंक। और बैंक वाले को बोलो कि भैया बिल ऑफ एक्सचेंज को गिरवी रख लो। बोले कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज है? तो बोले 10 लाख रुपए का है। कितने रुपए का है? 10 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है। सो बैंक बोलेगा ठीक है, मैं इस पे आपको 8 लाख का लोन दे देता हूं और बदले में आप मेरे को 8,10,000 या 20,000 रुपए 1 महीने बाद लौटा देना। तो बैंक ने भी पैसा कमा लिया और बिल ऑफ एक्सचेंज को उसने कैसे यूज कर लिया? एज अ कोलेटरल, गिरवी रख लिया ना। तो ये समझ में आया? सो बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा मनी है? नॉन लीगल टेंडर या फिर फिड्यूशियरी मनी है। समझ में आया? लीगल डेफिनेशन समझ में आई? नॉन लीगल टेंडर समझ में आया? फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, बड़ा इजी था। बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आया? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इजी मेथड में समझाया बिल ऑफ एक्सचेंज, वो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट अपने को CAVA तो बनना नहीं है, अपने को तो क्या बनना है? IAS अधिकारी बनना है। तो उसके लिए इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। फंक्शनल डेफिनेशन आप लोगों को पता है, व्हाट इज फंक्शनल डेफिनेशन? मनी इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? मनी के फंक्शंस देखते हैं। क्या देखते हैं? फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के कितने फंक्शंस हैं? बोले 2 फंक्शंस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। बोले सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं दैट आर प्राइमरी फंक्शंस, और प्राइमरी फंक्शन से जो फंक्शन डिराइव करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फंक्शन। सो बोले मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बोले इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मनी का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्लस इट इज मेजर ऑफ वैल्यू। बोले घोड़ा कितने का है? कितने का है? दैट इज मेजर। बोले घोड़ा कितने का है? बोले 5,000 का है। किसी के पास गधा हो सकता है, बोले 3,000 का है। किसी के पास मिल्क हो सकता है, बोले कितने रुपए का है? बोले 100 रुपए लीटर है। सो ये सब हमने क्या किया? मेजर ऑफ वैल्यू। हर चीज की वैल्यू को किसके अगेंस्ट पैक कर दिया? मनी के अगेंस्ट। बोले कॉपी कितने की? 50। मोबाइल कितने का? 10,000। पेन कितने का? बोले 50 रुपए। रिमोट कितने का? बोले 3,000 रुपए। तो ये सब क्या किया हमने? सबको एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू प्रोवाइड कर दी थ्रू द यूज ऑफ मनी। सो दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। समझ में आ गया? अब प्राइमरी फंक्शन से जो फंक्शन डिराइव करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फंक्शन। यहां तक सभी को समझ में आ गया? व्हाट आर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी? लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर समझ में आ गया? अच्छा, इलीगल मनी क्या होता है? वो कुछ भी नहीं होता है। इलीगल कुछ नहीं होता है। समझ गए? अब प्राइमरी फंक्शन तो देख लिए, 2 थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरे फंक्शन है बोले सेकेंडरी फंक्शन। बोले इन्हीं के कारण ये फंक्शन डिराइव करते हैं, लाइक स्टोर ऑफ वैल्यू। बोले मुकेश अंबानी अपनी वेल्थ किस में स्टोर करेगा? रुपीज में। बोले नोट वोट जमा देगा कमरे के अंदर। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आप बाद की लेटर डेट पे भी पेमेंट कर सकते हो थ्रू द यूज ऑफ मनी। हाँ। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मुझे आपको बड़ा पेमेंट करना है, इजीली मैं वैल्यू को ट्रांसफर कर सकता हूँ। हाँ, उसमें ये नहीं है कि मैं मेरे घोड़े को ले लेके घर घर जाऊंगा कि भैया घोड़ा चाहिए, नहीं। मैं घोड़ा मार्केट में जिसको घोड़ा चाहिए उसको बेच के उससे पैसे ले लूंगा और बदले में आपको पैसे देके जो आपके पास सामान है वो आपसे खरीद लूंगा, राइट। कुछ फंक्शंस क्या होते हैं? कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन मतलब क्या होते हैं? वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम।
बोले इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। अब गवर्नमेंट मेरे से टैक्स के नाम पे घोड़े थोड़ी लेके जाएगी, वो क्या बोलेगी जितने घोड़े हैं उन पे जो टैक्स वैक्स लगा के आप तो हमको बदले में क्या दे देना, घोड़े बेच के पैसे दे देना, और फिर हम उस टैक्स के पैसे को क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। इससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी होता है कंज्यूमर को। बोल सकते हैं मुझे डर है कि मेरे पास पैसे रखें, अब उससे घोड़ा खरीदना है, कुत्ता खरीदना है, दूध खरीदना है, गाय खरीदना है, जो खरीदना है मैं खरीद सकता हूँ। सो इट गिव्स मी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम प्रॉफिट भी होता है प्रोड्यूसर को, क्योंकि उसको पेमेंट किस फॉर्म में होता है, जिस फॉर्म में वो चाहता है, वो पैसे की फॉर्म में चाहता है, उसके बाद उसको जो रॉ मटेरियल खरीदना है वो खरीद सकता है। बेसिस ऑफ क्रेडिट और लिक्विडिटी, ये अभी अपन आने वाली क्लास में अभी आज के ही समय समझेंगे कि ये लिक्विडिटी क्या होता है, क्रेडिट वगैरह क्या होता है। तो समझ में आया फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटिजेंट फंक्शन। इजी था, बड़ा आसान था। अब इसी का मैंने चार्ट बना दिया है। स्टैटिक फंक्शन मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल फंक्शन। कन्वेंशनल फंक्शन क्या होते हैं मनी के, बोले जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो डे टू डे यूज में मनी आता है। तो बोले मनी कहाँ पर आता है यूज, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फंक्शन। मतलब ये कौन से फंक्शन है, कन्वेंशनल फंक्शन। डायनामिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जो इकोनॉमी में क्या लाने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी और ग्रोथ लाने की कोशिश करते हैं। लाइक कंटिजेंट फंक्शन, ये क्या लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। सो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक फंक्शन। ये वर्ड याद नहीं भी रहे तो कोई इशू नहीं है, समझ गए। तो डायनामिक फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड इन द कंटिजेंट। कंटिजेंट फंक्शन को ही समझ लो क्या बोलते हैं, डायनामिक फंक्शन, बिकॉज दे ट्राई टू ब्रिंग्स ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इजी है। स्टैटिक फंक्शन कौन से होते हैं, दे आर कन्वेंशनल फंक्शन, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। इजी था। अब समझते हैं इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को। किसको समझते हैं, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। रिवीजन करना है क्या एक बार अभी तक जो किया, जरूरत है। अरे जिसको करना है वो हाथ उठा दे जल्दी से, नहीं तो आगे चलते हैं। नहीं करना है, चलो। अब किसको देखते हैं अपन, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी बोले तो मनी, क्या है मतलब क्या देखना है अब हमको, इंडियन मनी सिस्टम। बोल सकते हैं इंडियन मनी सिस्टम क्या चलता है। तो देखो हमारे यहाँ पर जो नोट्स चलते हैं वो कौन से, रिप्रेजेंटेटिव, कन्वर्टेबल या इनकन्वर्टेबल, वी यूज, हाँ। सो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज टर्म्ड एज इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ मनी के बदले क्या मिलेगा, मनी। 500 के नोट के बदले 500 का नोट, 20 का नोट है तो बदले में 20 का नोट। इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। देखना किसी भी देश के मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है वहां की सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, मतलब बैंकों की बैंक, बैंकों के फादर दैट इज आरबीआई। इंडिया के केस में क्या है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंग्लैंड वालों के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड। जापान वालों में बोले रिजर्व बैंक ऑफ जापान। यूएस में बोले यूएस फेडरल रिजर्व। समझ में आया। सो सेंट्रल बैंक क्या करती है, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्री के कंट्रोल करती है। अब हर देश में मनी की दो हो सकते हैं, लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर। सो इंडिया के केस में हु इज व्हाट इज लीगल टेंडर, रुपी और डॉलर या पाउंड वगैरह। सो बस तो मैं क्या लिखूंगा, रुपी इज स्टैंडर्ड मनी इन इंडिया बिकॉज रुपी इज द लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब फिएट मनी, यू कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। अब देखना लीगल टेंडर तो दो हो सकते हैं, कॉइन्स और करेंसी नोट्स। बोल सकते हैं कॉइन्स और करेंसी नोट। सो बोले सिक्कों को कौन छापता है और नोट को कौन छापता है। सो नोट्स आर प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉइन्स को मिंटिंग का काम तो आरबीआई करता है, लेकिन किसके कहने पे करता है, गवर्नमेंट के। सो देखना आरबीआई नोट छापता है, आरबीआई प्रिंट्स एंड इशू करेंसी, प्रिंट भी करता और इशू भी करता, लेकिन कहां से कहां तक, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के नोट। कितने रुपए से, 2 रुपए से 2000 रुपए तक के नोट। सो फिर ये 1 रुपए का नोट कौन छापता है, सो इट इज प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर इसको नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापा है 1 रुपए के नोट को, तो क्या इस पे आरबीआई का गवर्नर साइन करेगा, नहीं। वो जिसको छाप रहा है, जिसको इशू कर रहा है, वो उसी पे साइन करेगा। तो 2 रुपए के नोट से लेके 2000 रुपए के नोट तक आपको किसके साइन मिलेंगे, आरबीआई के गवर्नर के। फिर 1 रुपए के नोट पे कौन साइन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कौन साइन करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन साइन करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड ही इज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर। समझ गए। सो आईएएस बनोगे तो नोट पे भी साइन करने का मौका मिल जाएगा। इजी है। सो आरबीआई कहां से कहां तक के नोट छापता है, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक। और 1 रुपए का ये जो नोट है, ये कौन ने छापा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारे के सारे सिक्के कौन छापता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो उनकी मिंटिंग का काम तो आरबीआई कर देता है, गवर्नमेंट बोलती है बोले इतने इतने सिक्के निकाल दो मार्केट में। समझ गए।
पर किसके कहने पे निकाला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन नोट कौन निकालता है? आरबीआई। लेकिन कौन से? 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक। समझ में आया? इजी था। अब देखो आरबीआई नोट तो छापता है एंड वी आर यूजिंग इनकन्वर्टेबल पेपर, बोलो करेंसी स्टैंडर्ड। फिर भी आरबीआई क्या करता है? लोगों का थोड़ा बहुत ट्रस्ट बना रहे तो कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड अपनी तिजोरी में मेंटेन रखता है। तो बोले कितने का गोल्ड रखता है वो? तो कितने रुपए का रखता है? 200 करोड़ रुपए का। कितने रुपए का रखता है गोल्ड? 200 करोड़। वैसे करेंसी कितनी है मालूम है मार्केट में? 20 लाख करोड़। कितनी करेंसी चला के रखी है? 20 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। और उसके बैक हैंड में सिर्फ कितने रुपए रखे हुए हैं? 200 करोड़। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, जीरा भी दांतों में फंसता है ना, ये तो वो भी नहीं है। समझ में आया? तो आरबीआई मेंटेन्स मिनिमम ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, मतलब जरूरी नहीं है गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटी हो। कितने रुपए की रखता है वो? 200 करोड़ रुपए की। 1 रुपए का नोट और कॉइन्स आर मिंटेड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। छापता तो बोले आरबीआई है, लेकिन किसके कहने पे छापता है? गवर्नमेंट। इसलिए साइन कौन करते हैं? गवर्नमेंट वाले। सिक्कों पे कोई साइन रहता है? नहीं, बिकॉज सिक्के आर टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स मतलब उनको गलाना वलाना मत, एज इट इज चलने देना। समझ गए? इंडियन मॉनेटरी सिस्टम समझ में आया? अब देखना मॉनेटरी सिस्टम में होता क्या है, मनी सप्लाई रहती है मार्केट में, है ना। अब आरबीआई को पता होना चाहिए ना किसके पास कितना पैसा है, क्योंकि आरबीआई का काम क्या है? मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, टू फाइट इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन। उसको किससे लड़ाई करना है? इन्फ्लेशन से भी लड़ाई करना और उसको डिफ्लेशन से भी लड़ाई करना। अच्छा, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। महंगाई कब आती है मार्केट में? जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है। ज्यादा पैसा आता है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। डिमांड करते हैं तो फिर क्या होता है? चीजों के प्राइसेस बढ़ती हैं और हम बोलते हैं महंगाई आ गई, है ना। अगर आरबीआई को महंगाई कम करना है तो लोगों की जेब का पैसा खींचना पड़ेगा, लेकिन खींचने से पहले उसको पता होना चाहिए किसकी जेब में कितना पैसा है। सो आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई को मेजर करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी ने तो पूछ भी लिया है, तो पीएससी क्या करता है? यूपीएससी को फॉलो करता रहता है। समझ गए? एक दो साल बाद उसी के एज इट इज क्वेश्चन छाप देता है। वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बोले इतना है भी नहीं, जैसा यूपीएससी ने पूछा था एज इट इज दे दो, जैसी आंसर की उसने दी थी एज इट इज दे दो। अब मनी सप्लाई को आरबीआई 4 फ्रंट पे क्या करता है? मेजर करता है। उसको हम बोलते हैं M1, M2, M3 और M4। क्या बोलते हैं? M1, M2, M3 और M4। तो बोले मनी सप्लाई को मेजर करना है। किसको मेजर करना है? मनी सप्लाई। कौन कर रहा है ये मेजर वगैरह? इसको मेजर कौन कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई जानना चाहता है किसके पास कितना पैसा है। सो बोले कैसे करेंगे? M1, M2, M3, M4 ये तो याद रहेंगे ना। बोले M1 याद हो गया तो 2, 3, 4 और लगाना है बस। ए के बाद क्या आता है? उसके बाद तुमको पता है, क्यों? क्योंकि M1 के बाद क्या आएगा? M2, M2 के बाद M3, M3 के बाद M4। तो बोले सबसे पहले देखो M1। M1 मतलब क्या? तो बोले M1 मतलब वो करेंसी विद, सुनना, करेंसी विद पब्लिक। किसके पास पैसा होना चाहिए? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब बताता हूं ये क्या होता है। देखो पैसे की होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कितनी इजीली आप उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल करेंसी नोट, ये लिक्विड है या नहीं है? हाईली लिक्विड। मार्केट गया, सीधे नोट निकाला, दे दिया, काम हो गया मेरा। हाँ, पैसा आपके बैंक में रखा है, ये लिक्विड है? हाँ, बड़ा लिक्विड है, आप कभी भी एटीएम से निकाल सकते हो, लेकिन नोट से कम लिक्विड है, बोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको एटीएम जाना पड़ेगा। तीसरा गोल्ड। गोल्ड लिक्विड है, हाँ, हैंड टू हैंड बिक जाता है, लेकिन करेंसी नोट और डिमांड डिपॉजिट से कम लिक्विड है। आपका घर लिक्विड है, वो भी है, बिकेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। सो बोले लिक्विडिटी मतलब कि कितनी इजीली वो मनी फ्लो कर रहा है। आपके घर की भी कीमत है, लेकिन क्या तुरंत हैंड टू हैंड बिक जाएगा? बोले 50 लाख का अभी चाहिए, ये लो, मिल जाएंगे क्या? नहीं, 2-4 महीने 6 महीने लग जाएंगे। तो लिक्विडिटी मतलब समझ में आया, तरलता, कितना इजीली उससे हम क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। सो बोले M1 इज द मोस्ट लिक्विड मनी। बोले सबसे लिक्विड मनी कौन सा है? M1। और बोले यही सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन को घातक हानि पहुंचाता। कैसे? बोले M1 बोले होता क्या है? करेंसी विद पब्लिक। आप मतलब जनता, आम लोग, मैंगो पीपल, इनके पास कितना पैसा है। बोले कितना पैसा? आप सबकी पॉकेट में देख लिया, कितना पैसा घर पे कितना दबा के बैठे हो, दैट इज करेंसी विद पब्लिक। प्लस लिक्विडिटी और भी है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट बोले तो आपने बैंक में कुछ पैसा रख रखा है। कैसे रख रखा है? बोलो करंट अकाउंट में भी रख रखा है और सेविंग अकाउंट में भी। अब आपका जो पैसा सेविंग अकाउंट में रहता है, तो जब आप एटीएम से निकालने जाते हो तो क्या बैंक को कोई रिटर्न चिट्ठी विट्टी देते हो क्या कि भैया ये ले लो, पैसे निकालना है? आपका जब मन करता तब आप निकाल लेते हो।
इसका मतलब है इस पैसे को आप कभी भी यूज कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डिमांड डिपॉजिट। सो डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। एक बैंक में और भी टाइप के डिपॉजिट होते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, एफडी, आरडी। एफडी में आप बैंक को क्या बोलते हो, 1 साल की एफडी है, मतलब बैंक सुनिश्चित है कि आप 1 साल तक पैसा नहीं निकालोगे तो आप पे पेनाल्टी भी लगाता है ना, लेकिन इनमें पेनाल्टी लगाता है क्या बैंक, नहीं। सो द मोस्ट लिक्विड मनी इज M1। तो आरबीआई सबसे पहले देखा सबसे ज्यादा लिक्विड मनी क्या है, बोले करेंसी विद पब्लिक कितना है प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। इसको हटा दूं, समझ में आ गया M1 क्या होता है, बोलो। M1 के बाद क्या आता है, M2। M1 के बाद क्या आता है, M2। तो बोले M2 में कौन सा मनी इंक्लूडेड है, तो बोले जो मनी M1 में है बोले वो तो इंक्लूडेड है ही है। जो पैसा कहाँ है, M1 में, मतलब करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ये तो है, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। अब कहां पर चले गया, पोस्ट ऑफिस। देखो बैंक वाले सेविंग अकाउंट को तो अपन ने M1 में रख दिया, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले को कहां रखा, M2। M2 थोड़ा सा कम लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब लिक्विड तो है, ये पैसा भी यूज कर सकते हो, बट M1 से कम। M1 वाला पैसा एकदम रेडिली यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर कौन आ गया है, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट तो सेविंग अकाउंट है, उनको चिट्ठी लिखना पड़ेगी कि नहीं, पोस्ट ऑफिस जाके निकाल लो, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एक खासियत रहती है, उसके बाबू का मन होगा तो ही वो पैसा देगा, नहीं तो बोलेगा कल आना, परसों आना, नरसों आना, यही चलता है। सो बोले पोस्ट ऑफिस इज लेस लिक्विड कंपेयर्ड टू बैंक्स। बैंक में आप जाओगे तो मना कर सकता, पैसा नहीं दूंगा, आप छाती पे चढ़ जाओगे, कैसे नहीं देगा। वो पोस्ट ऑफिस वाला क्या बोलेगा, कल आना, परसों आना, आज साहब छुट्टी पे साइन नहीं कर पाएंगे, हो गया। सो M2 बोले तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। फिर आता है M3। देखो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, M1, मतलब सबसे इजीली यूज होगा, फिर M2, उसके बाद क्या आएगा, M3। M3 में क्या आएगा, बोले M1, जो पैसा M1 में है, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। अब बड़ा आसान है, ये भी समझाता हूं मैं आपको। देखो M1 में क्या इंक्लूड था, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स बोले तो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। इसमें क्या इंक्लूड हो गया, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट तो था, प्लस अब क्या आ गए, टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए। टाइम डिपॉजिट्स बोले तो एफडी, आरडी, आरडी बोले तो रिकरिंग डिपॉजिट। देखो एफडी का मतलब, आरडी का मतलब अभी आगे समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल समझो। एफडी मतलब होता है आप वन शॉट पैसा डालते हो 5,000 रुपए से ऊपर का। आप बैंक के पास गए कितने रुपए लेके, 10,000 रुपए लेके, और आपने बोला इसकी एफडी कर दो, कितने साल की कर दो, 1 साल की। तो बैंक इस पे आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, क्यों, क्योंकि बैंक के पास वो पैसा 1 साल तक फिक्स समय के लिए रहने वाला, वो उसको आगे यूज कर सकता है। करंट अकाउंट में सबसे कम इंटरेस्ट देगा, क्योंकि आप ये बिल्कुल रोज डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हो। सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट देगा, 2-3% का, क्यों, लेकिन ये भी आप कभी भी निकाल सकते हो। एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट देगा, बोल सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल आप काम करने वाली बाई हो, है ना, लड़कियां काम करने वाली बाई भी रहती हैं, सो आरडी बोलते हैं जिसको हम, उनके पास 10,000 नहीं है, बैंक ने उनके लिए भी स्कीम चलाई, बोले तुम्हारा पैसा भी हम जमा करवा लेंगे, लेकिन कैसे करवाएंगे, बोले तुम एक साथ एक मुश्त नहीं डाल सकते, 500-500 रुपये महीना डालना। बोले कितने साल, 2 साल डालना। तो ये क्या हुआ, आप हर महीने क्या करोगे, एज अ काम वाली भाई 500-500 रुपये कहाँ डालते रहोगे, बैंक में डालते रहोगे। सो अगेन ये भी क्या है, टाइम डिपॉजिट, क्योंकि पैसा एक टाइम के लिए क्या हो गया है, लॉक हो गया है ना, समझ में आया। सो M3 में क्या आ जाता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अब बचा क्या आखिरी, बोलो, M4। बचा क्या, M4। सो M4 का मतलब होता है, M4 का मतलब होता है M3। M3 में क्या आ गया, M1 तो आ गया था, टाइम डिपॉजिट भी आ गया था, सो इसमें आता है M3 प्लस, देखो अभी सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस छूट गया है, सो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं टोटल डिपॉजिट्स। क्या लिख रहा हूं मैं, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। क्या लिखा मैंने, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, बोलो, डिमांड डिपॉजिट्स भी और टाइम डिपॉजिट भी। भाई पोस्ट ऑफिस में भी एफडी बनती है, पता है ना आपको, पोस्ट ऑफिस में भी आरडी बनती है। सो टोटल डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, बोलो, इट इंक्लूड्स बोथ डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स। इजी है। और डिमांड डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट्स में एफडी, आरडी। समझ में आ गया। अब सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, बोले, विच इज मोस्ट लिक्विड, M1 इज मोस्ट लिक्विड, सबसे इजीली पैसा यूज हो जाता है। M2 इज थोड़ा लेस लिक्विड, बिकॉज यहां पर क्या आ गया है, पोस्ट ऑफिस। M3 और कम लिक्विड है, क्योंकि इसमें अब क्या आ गया है, टाइम डिपॉजिट्स आ गया। और M4 में तो बोलो टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस आ गया है, प्लस बैंक के टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए हैं, बोल सकते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे, इस पूरे फॉर्मूलेस को, मुझे तो याद है बार बार पढ़ा पढ़ा के,
तो देखना बैंक का रोल कहाँ कहाँ आता है। सो बैंक आया M1 में और M3 में, और पोस्ट ऑफिस कहाँ आया M2 और M4 में। याद हो जाएगा, इजी है। और याद करना है तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूले बना के दे दिए, है ना। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आरबीआई को जब पता करना है वो पता कर सकता है किसकी जेब में कितना पैसा है। M1 बोले तो करेंसी विथ पब्लिक, पब्लिक मतलब आप लोग, आम लोग, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। M2 बोले तो M1 में जो है वो तो है ही, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि M1 और M3 में कौन रहता है, बैंक्स, और M2 और M4 में कौन आ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस। M2 में आ गया। M3 बोले तो M1 में जो था प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक मतलब बैंक अपने SBI वाले बैंक, और M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट मतलब सेविंग और टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। समझ में आ गया। कंफ्यूजन हो रहा है क्या, किसी को नहीं हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है कंफ्यूजन वो भी बताते चलो, वो नहीं बता पाओगे, नहीं आ रहा समझ में। और किसको नहीं समझ में आ रहा, उदित को आ रहा है, अभिषेक को पूरा आ रहा है, गजेंद्र को आ रहा है, तुम लोगों को मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार और रिवीजन करना पड़ेगा। चलो फिर से देख लेते हैं जल्दी से। आरबीआई को पता करना है कि मनी सप्लाई कितनी है। बोले मनी सप्लाई मतलब क्या होता है, बोले टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यही होता है इसका मतलब। बोले कितना पैसा मार्केट में है, आरबीआई ने कितना पैसा छाप के मार्केट में उतार दिया, ये आरबीआई को तो पता है ना। बोले हमने 20 लाख करोड़ उतार दिया है। तो बोले 20 लाख करोड़ कहाँ कहाँ है वो, बोले कुछ आपकी जेब में है, कुछ बैंक में रखा है, कुछ डिमांड डिपॉजिट्स में है, कुछ टाइम डिपॉजिट्स में है, बोल सकते हैं कोई पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल आया है, कोई ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो 20 लाख करोड़ का पूरा हिसाब आरबीआई के पास होना चाहिए। उससे वो क्या पता करता है कि लोगों की डिमांड कैसी रहने वाली है। देखो जो ज्यादा पैसा अगर M1 में है, इसका मतलब क्या है, लोगों की डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि वो पैसा नगद रख के बैठे, मतलब कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं ना। लेकिन अगर ज्यादा पैसा मान लो टाइम डिपॉजिट में, इसका मतलब क्या है, जनता खरीदारी करेगी क्या, नहीं, उन्होंने सेविंग करके रखा है उस पैसे को। सो आरबीआई को लिक्विडिटी से पता चलता है कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आगे चल के क्या होने वाला है। अच्छा, कल हमने इन्फ्लेशन में दो चीजें छोड़ दी थी, हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग। क्या छोड़ दी थी हमने, हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग। जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंटरफेयर करती है, बीच में हस्तक्षेप करती है। महंगाई बढ़ती है, मान लो क्या हुआ, यहां पर बताऊं, इसको मिटा दूं क्या, रुको एक सेकंड, इसको मिटा दूं। देखना कल मैंने दो चीजें छुड़वा दी थी इन्फ्लेशन में, व्हाट इज दिस, हार्ड लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग। सो वो बता देता हूं, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट लैंडिंग। देखना महंगाई आई, क्या आई, महंगाई आई, किसकी प्रॉब्लम आई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कब आता है जल्दी से बताओ, जब डिमांड हाई है तब इन्फ्लेशन आता, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड हाई कब रहती है, जब मनी सप्लाई कैसा रहता है, हाई, जेब में पैसा उछाल मारता है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, यही बोल सकते हैं मनी सप्लाई इज हाई। आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वो तो किसको टारगेट करेगा, मनी सप्लाई को। बोले मनी सप्लाई ज्यादा, इनकी जेब में ज्यादा पैसा, पैसा खींच लो इनकी जेब का, इनको फुकदम कर दो, तो फिर ये डिमांड करना बंद कर देंगे तो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो जाएगा। तो आरबीआई मनी सप्लाई को क्या करेगा, कम ज्यादा करेगा। कम ज्यादा कैसे करेगा, उसके पास कुछ हथियार हैं, वो हथियारों को अभी अपन देखेंगे। वो क्या करवाता, बैंकों से बोलता लोन महंगे कर दो। बोले आपके पास मनी सप्लाई ज्यादा क्यों है, बोले अभी चीप लोन्स मिल रहा है, बोले 5% 6% पे लोन मिल रहा है, आप खूब लोन लोगे। बोले ठीक है यार, 100 के 105 ही लौटाना है ना, एक साल पैसा भी तो यूज करेंगे। आरबीआई ने बोला 5% नहीं, अब 50% पे दो इनको, तो अब आप लोगे क्या पैसा, औकात ही नहीं है इतना करने की। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या हो गए बहुत हाई। तो जब भी इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन दो समय आया था, एक आया था अपन लोगों ने कल देखा भी था 1970s वर्सेस करंट इन्फ्लेशन, यही देखा था कल अपन ने कि 1970s में भी किसकी प्रॉब्लम आई थी, इन्फ्लेशन की, और आज के समय भी किसकी प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लेशन की। सो 1970s में जब सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। देखो अगर मैं इन्फ्लेशन से मुझे क्या करना है, फाइट करना है, आई हैव टू फाइट विद द इन्फ्लेशन, लड़ाई करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट रेट को क्या कर दूंगा, बोलो, इंटरेस्ट रेट्स को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करूंगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, अब कम। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अगर डिमांड कम हो गई तो साथ में प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम।
सो प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ गई तो डिमांड और गिर जाएगी और गिर जाएगी और गिर जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा। और जब ऐसी भयानक सिचुएशन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, रिसेशन। बोले आरबीआई ने ऐसा कंट्रोल किया कि पूरी जनता को बेरोजगार करके घर बिठा दिया। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन। सो जब सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है और अगर रिसेशन की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, उसने क्या करा दिया, हार्ड लैंडिंग। बोले इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर लिया लेकिन जनता को बेरोजगार करके घर बिठा दिया। और जब वो ऐसा इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है कि धीरे धीरे बढ़ाती चले, कि बोले आज 0.5% अभी बढ़ा दिए, 0.5% 6 महीने बाद बढ़ा दिए, 0.5% और 6 महीने बाद, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे इन्फ्लेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो जब रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में हो जाता तो हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग। समझ में आ गया। सो व्हाट इज हार्ड लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग। 1970s में जो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता था तो उससे क्या आ जाता था, रिसेशन। लेकिन 2008 में जो हुआ उससे रिसेशन आया, क्या आया, तो वो भी क्या थी, हार्ड लैंडिंग। सही चल रहा है अभी, समझ में आ गया। और सॉफ्ट लैंडिंग मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो और रिसेशन को भी मत आने दो, तो बोले कि क्या हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग। इजी था। हार्ड लैंडिंग बोले तो जैसे पहले चंद्रयान 2 वाला गया, हार्ड लैंडिंग कर गया, चकनाचूर हो गया, टूट गया, बोले खत्म। तो यहाँ पर क्या खत्म हो रही है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और सॉफ्ट लैंडिंग मतलब सब कुछ अंडर कंट्रोल, धीरे से उतर गए, दैट इज सॉफ्ट लैंडिंग, है ना। सो हार्ड लैंडिंग वर्सेस सॉफ्ट लैंडिंग 1970s वर्सेस करंट इन्फ्लेशन ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, इजी था। यहाँ पे मनी सप्लाई सभी को समझ में आ गया था। व्हाट इज मनी सप्लाई, हाउ आरबीआई मेजर्स मनी सप्लाई, M1 M2 M3 M4। अब ये जो M1 और M2 है ना, इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नैरो मनी या फिर ट्रेडिशनल मनी। अब नैरो मनी क्यों बोलते हैं, ये ट्रेडिशनल मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी टाइम डिपॉजिट्स नहीं है, इसमें कहीं पर भी टाइम डिपॉजिट्स नहीं है। सिर्फ कौन से डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, आइदर विद बैंक और विद पोस्ट ऑफिस, लेकिन टाइम डिपॉजिट नहीं है। लेकिन M3 और M4 में क्या इंक्लूड हो जाते हैं, टाइम डिपॉजिट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी या फिर मॉडर्न मनी। क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी या फिर मॉडर्न मनी। केवल नाम है, नाम याद रख लोगे ना, फैक्चुअल चीजें तो पीएससी वालों को खूब याद रखना पड़ती हैं, तो 2 4 5 चीजें यहाँ पर भी याद कर लेना, समझ गए। M1 M2 M3 M4, M1 और M3 में कौन रहते हैं, बैंक्स। M2 और M4 में कौन जुड़ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस। M1 और M2 को नैरो मनी या ट्रेडिशनल मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिपॉजिट्स नहीं है। और M3 M4 को ब्रॉड मनी या मॉडर्न मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिपॉजिट्स हैं। समझ में आ गया। अब आरबीआई ने मनी सप्लाई तो देख लिया, बोले आरबीआई नोट वोट छापता है, तो अब देखिए वो नोट चलता कैसे है मार्केट में। देखो अब नेक्स्ट जो मेजर करता है, पहले आरबीआई को पता चला बोले मनी सप्लाई कितनी है, बोले 20 लाख करोड़ के नोट वोट हमने निकाल दिए, उसको M1 M2 M3 M4 पे भी देख लिया किसके पास कितना पैसा है, समझ में आ गया। इन्फ्लेशन बोले हमारे बच्चे पढ़ाई कर लेंगे जो आरबीआई ग्रेड बी से बन के आए। अब आरबीआई ये देखेगा दैट व्हाट इज द मनी मल्टीप्लायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या देखेगा आरबीआई, मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर का मतलब बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, आरबीआई ने क्या करा, देखो आरबीआई 100 रुपए का नोट सबसे पहले छापेगा, छाप के वो उसने दे दिया कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब क्या है, बोले कमर्शियल बैंक। आरबीआई ने एक 100 रुपए का नोट किसको दिया, एचडीएफसी को। एचडीएफसी ने वो पैसा मुझे लोन में दे दिया 100 रुपए, ठीक है। मेरे पास 100 रुपए आ गए, नोट कितना छापा था, केवल एक। अभी आरबीआई ने सिर्फ एक ही 100 रुपए का नोट छापा है, वो 100 रुपए मेरे पास आ गए। मैं गया, मैंने उससे ये रिमोट पेन वैन खरीद लाया एकेडमी के लिए, मैंने उसको दुकान वाले को दे दिया। दुकान वाला उसी 100 रुपए से क्या खरीद लाया, दूध खरीद लाया। दूध वाला उसी 100 रुपए से चारा खरीद लाया। चारा वाला उसी 100 रुपए से बच्चे के लिए कॉपी किताब ले आया। बच्चा कॉपी किताब वाला उसी 100 रुपए से रॉ मटेरियल ले आया। नोट कितना छपा था, एक। लेकिन वो 100 रुपए ऐसे कितनी बार चलेगा, पहले मैंने चलाया, 100 रुपए की वैल्यू बनाई, फिर उसको, तो बोले आखिर कितनी बार, इनफ इज इनफ ना, बोलते ना, कितनी बार, बोले एक 100 रुपए क्या 15-20 करोड़ रुपए के बराबर वैल्यू रखता है, समझ रहे हो। जब हम इसको मेजर करते हैं तो वी कॉल इट मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का मैं मतलब समझाता हूँ। लेकिन इसमें अब जब पैसा मेरे पास आया और मैंने किसको दिया था, मैं भूल गया, मैंने क्या खरीदा था, पेन और रिमोट। लेकिन जब भी पैसा मेरे पास आएगा तो मैं पैसा हर कंडीशन पे, हर स्टेप पे पहले मेरे पैसे को कहाँ जमा करूंगा, बैंक में।
फिर अगला आदमी बैंक से पैसा निकालेगा, ये मैं मान के चलता हूं इस मनी मल्टीप्लायर में, तभी ये प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है, तभी वर्क करेगी, हमेशा एग्जैक्टली नहीं आता है। देखना मेरे पास कितने रुपए थे, फॉर एग्जांपल हवा में मेरे पास 100 रुपए आ गए, ये मेरे पास 100 रुपए थे, मैं मेरे 100 रुपए को लेके कहाँ जाऊंगा फटाक से, बैंक में, है ना, बैंक में गया। अब बैंक में मैंने जब 100 रुपए डाले, मतलब मैंने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट कर दिए, बोल सकता हूं मैं। अगर मैंने बैंक को पैसा दिया है तो बैंक बदले में मुझे क्या देगा, ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब ये बैंक जल्द से जल्द इन 100 रुपए को किसी आगे अगले को देना चाहता है। क्यों, अगर नहीं दिया तो मुझे फोकट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बैंक क्या चाहेगा, 100 रुपए जल्द से जल्द अगले आदमी को मैं लोन में दे दूं। मान लो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 4%। कितना दे रहा है, 4%। सो ये अगले आदमी को जब पैसा लेंड करेगा, लोन देगा, सो उससे कितना लेगा, अराउंड 7%। भाई तभी तो इसका फायदा होगा ना, 4 में से 7 गए, सॉरी 7 में से 4 गए, 3% इसका फायदा है। लेकिन देखना क्या ये बैंक पूरा 100 रुपए के 100 रुपए चला देगा, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं बैंक के पास चला गया कि लाओ मेरे 100 रुपए दो, तो कहां से देगा, क्योंकि इसने तो पूरे 100 रुपए लोन में घुमा दिए, समझ रहे हो। सो बोले कितना पैसा एक साइड रखेगा बैंक, ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करता है थ्रू इट्स लीगल रिजर्व रेशियो। किसके थ्रू डिसाइड करता है, लीगल रिजर्व रेशियो। अब आरबीआई बताएगा कि ये जो 100 रुपए है इसमें से बैंक को कितना पैसा एक साइड रखना है, थ्रू एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। बोले एलआरआर क्या होता है, तो बोले एलआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो प्लस 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 स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। समझ में आ रहा है। अब देखना, सो मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, लीगल रिजर्व रेशियो बोले तो एलआरआर बराबर कैश रिजर्व रेशियो प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो ये क्या हो गया मेरा लीगल रिजर्व रेशियो। अब सीआरआर और एसएलआर क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा। तो देखो आरबीआई बोलता है कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए का डिपॉजिट आया, सो उसमें से आप कुछ पैसा कैश के फॉर्म में, नगद के फॉर्म में अपने ही पास मत रखना, मेरे पास डिपॉजिट करा देना। सो बोले मैंने 100 रुपए जमा करे, सो आरबीआई ने बोला व्हाट इज सीआरआर, तो आरबीआई ने बोला है सीआरआर कितना है, 4%। सो बोले जो आपके पास 100 रुपए आया उसमें से 4 रुपए कहां कर दो, कैश के फॉर्म में, मेरे पास कर दो। सो ये जो सीआरआर का पैसा है ये किसके पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, आरबीआई के पास, और बदले में आरबीआई बैंक को कोई भी ब्याज नहीं देगा। मतलब सीआरआर के पैसे पे बैंक को लॉस हो रहा होगा, बोल सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि वो 4 रुपए पे बैंक मुझे तो ब्याज दे रहा है, लेकिन आरबीआई उसको ब्याज दे रही है क्या, नहीं। तो क्या ये 100 रुपए में से सिर्फ 96 रुपए भी ब्याज में घुमा देगा, नहीं घुमाएगा, लोन में नहीं घुमा पाएगा। क्यों, क्योंकि अभी इसको एसएलआर में भी कुछ पैसा रखना है। अब आरबीआई आगे बोलता है कि बोले 100 रुपए में से बोले एसएलआर फॉर एग्जांपल कितना है, 20%। सो बोले जो 20% पैसा है बोले मेरे पास मत रखो, आरबीआई के पास मत रखो, तुम अपने ही पास रखो, उसको चाहो तो इन्वेस्ट भी करो, लेकिन कैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो, तो बोले लिक्विड एसेट्स में उसको क्या कर सकते हो आप, इन्वेस्ट कर सकते हो। चाहो तो आप कैश के फॉर्म में अपने पास रख लो, चाहे तो गोल्ड में उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो, लेकिन 20% पैसे का आप ये हिसाब करना। सो 20 और 4 कितने हो गए, 24%। सो बोले आपके पास जितना भी डिपॉजिट आए उसका 24% आप लोन में नहीं घुमा सकते। सो 100 रुपए में से कितने गए, 24। मैं 24 को 25 कर दूं क्या, तो कैलकुलेशंस के लिए इजी हो जाएगा। तो मैं कितना मान के चल रहा हूं, 25 रुपए इज द 25% इज द लीगल रिजर्व रेशियो। सो अगर मैंने बैंक में 100 रुपए जमा करे तो अब बैंक अगले आदमी को कितना लोन देगा, बोलो 75 रुपीज। तो अब जब लोन देगा तो मान लो मेरे पास 100 रुपए आए, मैंने बैंक में डाले, अब बैंक अगले आदमी को कितने रुपए देगा, 75 ओनली। क्यों, क्योंकि उसने 25% किस फॉर्म में एक तरफ रख दिया, लीगल रिजर्व रेशियो। और लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है, बोलो जल्दी। आरबीआई बाय लॉ ये सब चीजें प्रिस्क्राइब कर रहा है कि सीआरआर कितना होना चाहिए और एसएलआर कितना होना चाहिए। सो बोले बैंक ने अब अगले आदमी को कितने पैसे दे दिए, 75 रुपए। अब जैसे ही इस आदमी के पास 75 रुपए आए, ये अपना पैसा तुरंत कहां ले जाके डाल देगा, बैंक में। सो अब बैंक के पास नया डिपॉजिट कितना आ गया, 75 रुपए। अब वो ये बैंक 75 रुपए को फिर आगे किसी को देगी, लेकिन 75 रुपए का कितना परसेंट देगी, केवल 75%। बोल सकते हैं क्योंकि 25% तो इस बैंक को भी, फॉर एग्जांपल ये बैंक कौन सी थी, एसबीआई, ये बैंक कौन सी है, बोले एचडीएफसी। सो बोले इस बंदे ने एचडीएफसी में अकाउंट था, यहां डाले पैसे, तो अब एचडीएफसी अगले वाले को लोन देगी, लेकिन कितने रुपए देगी, तो 75% ऑफ 75 कितना आ रहा है, निकालो जल्दी से करो। हाँ
19 रुपये काट के 19 रुपये काट के कितना आएगा? सर 56.25। तो अगले आदमी को इतना पैसा मिला, फिर ये अपना पैसा कहाँ जमा कर देगा? बैंक में। फिर बैंक उसका 25% काट के बाकी क्या करेगी? लोन में घुमा देगी। सो अब ध्यान से देखना, 100 रुपये, 75 रुपये, 56 रुपये, धीरे धीरे करके एक समय आएगा ना, ये जीरो हो जाएगा, आएगा ना एक समय। सो बोले समय कब आएगा? सो बोले मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। बोले कब जीरो हो जाएगा? मैं बताऊं, ये पूरी मेथड अब मेरे को बार बार नहीं चलाना है। ये वाली जो मेथड है ना, ये वाली, इसको बोले मैं बार बार नहीं चलाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल के बता दूंगा कि एक 100 रुपए का नोट कितनी वैल्यू जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है? सो बोले कैसे? 1/LRR। सो बोले करूं मैं, अपना LRR कितना था? 25%, यही था। 25% बोले तो 25% बोले तो बोलो 1/25/100। सो ये कितना आ जाएगा? हाँ, 1/4 या 4। सो बोले मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया? 4। तो बोले एक 100 रुपए का नोट कितनी टोटल वैल्यू जनरेट करेगा? 4 टाइम्स। 4 बोले तो 4 टाइम्स, तो बोले 4x। समझ में आया? सो मनी मल्टीप्लायर इन दिस केस इज 4x। तो बोले एक 100 रुपए का नोट 400 रुपए की वैल्यू जनरेट करेगा, लेकिन शर्त है कि हर केस में उसको पैसे को पहले कहाँ जाना चाहिए? बैंक में। पर हर हमेशा बैंक में जाता है क्या? किसी ने मेरे को 100 रुपये दिए, मैंने किसी और को दे दिया, और को दे दी, तो कई बार मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा भी देखने के लिए मिल जाता है। बट आइडियल सिचुएशन में ये होना चाहिए। अच्छा देखना, यहाँ पर समझना भी क्या होता अगर मनी मल्टीप्लायर को आरबीआई बढ़ा घटा सकता है क्या? आंसर इज यस। आरबीआई किसको घटा बढ़ा सकता है? एलआरआर को, क्योंकि एलआरआर का मतलब क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो बोले तो सीआरआर प्लस एसएलआर। बोले आरबीआई बता रहा ना कितना पैसा कैश में मेरे पास रखना, आरबीआई बता रहा ना कितना पैसा लिक्विड एसेट में रखना। आरबीआई इन नंबर्स को चेंज कर सकता है, हाँ, और अगर इन नंबर्स को चेंज करेगा तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/लीगल रिजर्व रेशियो। सो अगर एलआरआर चेंज होगा तो मनी मल्टीप्लायर भी चेंज हो जाएगा। अब ये वाले एग्जाम्पल को मैं मिटाता हूँ, ये वाले एग्जाम्पल को मैं मिटाता हूँ और यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखता हूँ कि देखता हूँ इनका रिलेशन कैसा होता है। पहले तो दिख गया इन्वर्सली रिलेशन है, मतलब अगर लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर घटेगा। चलो मान लेते हैं मनी मल्टीप्लायर अपन 2-3 केस में देखते हैं। अभी इस बार लीगल रिजर्व रेशियो कितना था? 25%। सो मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया था? देखो 1/25/100। so ये क्या हो जाएगा? 100/25, तो बोले 4 टाइम्स, है ना। अब लीगल रिजर्व रेशियो को और बढ़ा दें। अब इस बार आरबीआई ने क्या बोला? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/50% बोल सकते हैं। अब क्या होगा? देखो 1/50/100। सो बोले ये कितना आ गया? 2 टाइम्स। सो देखा जाए, सो जब जब मैंने लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ाया तो मनी मल्टीप्लायर कम हो गया। सो मैं ये बोल सकता हूं मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीगल रिजर्व रेशियो। मतलब अगर मैं लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ाऊंगा तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, और लीगल रिजर्व रेशियो को घटाऊंगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। घटा के भी देखें क्या? मान लो अब लीगल रिजर्व रेशियो कितना बचा? केवल 10, है ना। सो 10 क्या? परसेंट। सो बोल लिख सकता हूं मैं 1/10/100। तो ये कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स। x नहीं है, ये 10 टाइम्स। समझ में आया? तो अगर लीगल रिजर्व रेशियो केवल 10% है, सो 100 रुपये कितनी वैल्यू जनरेट करेंगे? 1000 रुपये की वैल्यू जनरेट करेंगे। ये समझ में आ गया सबको? सो व्हाट इज दिस मनी मल्टीप्लायर? काफी आसान कॉन्सेप्ट था, राइट। सो हायर द वैल्यू ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो, लोअर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया? इजी था बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसमें किसी को कोई डाउट है? मनी सप्लाई क्या होता है, नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी M1 M2 सारी चीज़ें बता दी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स, और क्या क्या बता दिया मैंने, बताओ जल्दी। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के बारे में समझा दिया, है ना। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी समझ में आ गया, वाई रुपी इज द लीगल टेंडर। फिर लीगल टेंडर या जिसको फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन समझा दी, फंक्शंस ऑफ मनी समझा दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिजेंट। नॉन लीगल टेंडर क्या होता है, फंक्शनल डेफिनेशन क्या होती है ना। लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब समझ में आ गया। ड्राफ्ट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ में आ गया सबको। व्हाट आर बिल ऑफ एक्सचेंज? वही मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल याद रखना। मुकेश अंबानी जो पर्ची बना के दे देता वही क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर आप भंगार वाले हो, वो पर्ची को लेके बैंक जाओगे और बैंक से लोन बट्टा ले आओगे। सो आप बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्या ले रहे हो, एज अ कोलेट्रल यूज करके लोन ले रहे हो, और बैंक बीच में कुछ कमीशन काट लेगा, लेकिन आपको हार्ड कैश दे देगा उस समय के लिए, ताकि आप और रॉ मटेरियल खरीद के और मुकेश अंबानी को बेच के प्रॉफिट अर्न कर पाओ। इतनी सब चीज़ें समझ में आई। ये सारी चीज़ें आरबीआई क्यों कर रहा है बोलो?
आरबीआई ये सब क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को कौन रन करता है? आरबीआई। आरबीआई को गवर्नमेंट ने एक बड़ा आसान सा टास्क दिया है, बोले तुम्हारा एक टास्क है, बोले तुम इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना। तो बोले कितनी रेंज में? रेंज अपन देख चुके हैं, कितनी रेंज में? 2 to 6% की रेंज में इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना है। किसको? आरबीआई को। क्योंकि पूरा का पूरा मनी सप्लाई कौन मैनेज करने की कोशिश कर रहा है? आरबीआई। सो बोले इन्फ्लेशन भी कौन मैनेज करेगा? आरबीआई। बोले कितने से कितने में मैनेज करना है? 2 to 6% की रेंज में। एक ये रेंज दे दी, बोले इस रेंज में अब आप क्या करोगे? इन्फ्लेशन को मेंटेन करोगे। सो अब अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना है तो वो कैसे मेंटेन कर सकता है? एक तो हमने देखा वो किसको कम ज़्यादा कर सकता है? लीगल रिजर्व रेशियो को, है ना। उसके पास कुछ और भी हथियार हैं। किसके पास? आरबीआई के पास। सो उन आरबीआई के जो हथियार हैं उनको भी समझते हैं, लेकिन उसके पहले आरबीआई अपने हथियार चलाता है बैंकों के ऊपर। बैंक बोले तो कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब उसका काम क्या है? व्यापार करना। सो कमर्शियल बैंक का एक प्रॉफिट मोटिव भी होता है। बोल सकते हैं एसबीआई सरकारी बैंक है या कमर्शियल बैंक है? बोथ। ओन्ड बाय गवर्नमेंट और वो एक कमर्शियल बैंक भी है। तो उसका मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। एसबीआई क्यों काम कर रहा है? सेवा करने कर रहा है? नहीं, प्रॉफिट। एचडीएफसी इज अ प्राइवेट बैंक बट अगेन इट इज अ कमर्शियल बैंक। तो वो भी किस लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तो जो भी एंटिटी प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती है वी कॉल इट कमर्शियल बैंक। लेकिन बैंक का मतलब हर चीज नहीं होता। पोस्ट ऑफिस इज नॉट अ बैंक। पोस्ट ऑफिस भी क्यों काम कर रहा है? टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन बैंक की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। सो व्हाट आर बैंक एंड व्हाट आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें भी अपने को डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो बोले आरबीआई के हथियार के पहले एक बार अपन देख लें कि बैंकिंग इंडस्ट्री क्या होती है, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, मनी क्रिएशन ये लोग कैसे करते हैं। सो बोले बैंक क्या होता है? बोले बैंक वो एंटिटी होती है जो दो फंक्शन परफॉर्म करती है। एक तो वो डिपॉजिट लेती है प्लस लोन देती है। सो वो दो फंक्शन अगर परफॉर्म करती है, डिपॉजिट टेकिंग का प्लस लेंडिंग का, अगर ये दोनों फंक्शन कोई एंटिटी परफॉर्म कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैंक। और अगर सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो क्या बोलेंगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखो बैंक क्या करती है? रिसीव फंड फ्रॉम पब्लिक एंड गिव लोन्स एंड एडवांसेस। तो इसने दो काम करे तो बोला बैंक। बट फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस क्या काम करता है? क्या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट लेता है? हाँ, लेकिन लोन देता है? नहीं। सो वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है और एक काम करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एलआईसी, एलआईसी क्या करती है? पैसा लेती तो है लेकिन लोन देती है? नहीं। मन्नापुरम गोल्ड लोन, गोल्ड लोन है मन्नापुरम, अक्षय कुमार पान की दुकान उसका एडवर्टाइजमेंट करता है। मन्नापुरम गोल्ड लोन क्या देता है? लोन देता है, लेकिन वो आपसे डिपॉजिट लेता है क्या? नहीं लेता। तो वो भी क्या कहलाएगी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, एनबीएफआई। समझ में आ गया? ओनली वन फंक्शन, आइदर लैंड और टू टेक डिपॉजिट्स। एग्जाम्पल इज पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, मन्नापुरम गोल्ड लोन और भी बहुत सारे। बैंक समझ में आ गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी समझ में आ गई। एक बात बताओ, ये जो पोस्ट ऑफिस तुमसे क्या लेती है? डिपॉजिट लेती है, लोन तो देती नहीं है। तो फिर ये पोस्ट ऑफिस पैसा अर्न कैसे करती है? मेरा सवाल क्या है? देखो बैंक तो क्या है? बोले आपने डिपॉजिट किया तो आपको कितना इंटरेस्ट देगी बैंक? बोले 4%। कितना देगी? 4%। और जब आगे लोन में घुमाएगी तो उससे कितना लेगी? 10%। तो ये क्या करा उसने? बीच में 6% का कमीशन मार दिया, उसका प्रॉफिट हो गया, जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। पोस्ट ऑफिस में पैसा डाला तो पोस्ट ऑफिस ने आपको क्या दिया बदले में? इंटरेस्ट दे दिया। दे दिया आपको इंटरेस्ट, लेकिन क्या उसने आगे पैसा लोन में घुमाया? तो मान लो उसने आपको 6% इंटरेस्ट प्रॉमिस किया, सो ये 6% कहाँ से ला के देगा? क्या भीख मांगेगा क्या रोड पे ले जाके? नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का पैसा कौन यूज करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट उसको ब्याज दे देती है। बोले तुम मेरे से लेके जा इतना पैसा, लेकिन बदले में गवर्नमेंट को एक साथ इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता है थ्रू पोस्ट ऑफिस। समझ में आ गया? मन्नापुरम गोल्ड लोन वो लोन देता है तो बदले में आपसे क्या लेता है? ब्याज। तो उसको तो प्रॉफिट हो ही रहा है। समझ में आ गया? एलआईसी आपसे पैसा लेती है तो आपको कुछ रिटर्न्स भी देती है, लेकिन वो आपके पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करती है, लोन में नहीं देती, लेकिन क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं और बैंक्स भी किसके लिए वर्क करती हैं? प्रॉफिट। सो बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म टू फंक्शन, डिपॉजिट टेकिंग एंड लेंडिंग। और जो भी इंस्टीट्यूशन ये सब काम में एंगेज्ड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो कौन से ऑपरेशंस कर रहा है? इट इज परफॉर्मिंग बैंकिंग ऑपरेशंस, है ना। कमर्शियल बैंक्स क्या है? मैंने यहाँ पर एक कमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल दो 4-5, बस समझ गए तुम। हाँ, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस वैक्सिस
जो भी है 25-30 कल लिख के लाना। अब आगे देखो, कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स बोथ डिपॉजिट टेकिंग एंड लेंडिंग एक्टिविटी, और जो उनके दोनों के बीच का डिफरेंस रहता है, डिपॉजिट में बोले 4% दिया और लेंडिंग में 10% लिया, उनके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, स्प्रेड। सो द डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स इज स्प्रेड। क्या स्प्रेड ही प्रॉफिट होता है बैंक का? नहीं, स्प्रेड तो देखो 4% आपको दिया, 10% मेरे से लिया, तो 6% उसने क्या बीच में क्या रख दिया, ये स्प्रेड। अरे तो भैया स्प्रेड के बाद उनके एम्प्लॉयज की सैलरी काटो, लाइट बिल, फोन बिल, रेंट वेंट, स्टेशनरी, चाय वाय पी रहे हैं वो एम्प्लॉयज फालतू की, वो सब काटो, वो सब खर्चा काटने के बाद पता चला कि 2% तो वो खर्चा चला गया, तो प्रॉफिट कितना बचेगा, केवल 4% बचेगा। समझ में आया? सो स्प्रेड में से अदर खर्चे काट दो एक्सपेंडिचर ऑफ द बैंक, तो जो बचा वो क्या हो गया, प्रॉफिट। सो स्प्रेड इज नॉट द प्रॉफिट। समझ में आया? और कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू अर्न प्रॉफिट और टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। समझ में आ गया? कमर्शियल बैंक कैन बी ओन्ड बाय बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या आ जाते हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इसको कल कंटिन्यू करें क्या? ऑलरेडी 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है। कल क्या करेंगे अपन, ये फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स देखेंगे, फिर मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स देखेंगे कि कमर्शियल बैंक भी कैसे मनी क्रिएशन में हेल्प करती हैं, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक देखेंगे, फिर सेंट्रल बैंक के पास ये सब जो हथियार हैं बड़े इंपॉर्टेंट वो देखेंगे, फंक्शन क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक, बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये सब क्या होता है, ठीक है। फिर ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फंक्शंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12 एनसीईआरटी। जिसने चैप्टर नंबर 3 समझ लिया उसने पूरा इकोनॉमिक्स समझ लिया, और जिसने ये छोड़ दिया उसने पढ़ाई छोड़ दी, समझ लो, संन्यास ले लिया। समझ गए? इजी था ये, रिवाइज करना है इसको एक बार, हो गया? हाँ बोलो। रेट बढ़ा देते हैं, बैंक का रेट बढ़ा देता है कि डिमांड कम हो जाए। हाँ, बट अगर जिन लोगों ने पहले से लेके रखा है लोन, हाँ, तो उनके लिए आजकल फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चलता है। फ्लोटिंग मतलब बैंक ने आज आपको बोल के दिया भैया 8% लोन पे, लेकिन वो बोल के देता है कि फ्लोटिंग है, कल को आरबीआई ने अगर रेट बढ़ा दिए तो मैं आपका 9% भी कर दूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड करते हैं, हमने पहले ही देखा था, इन्फ्लेशन पे। अगर मान लो इन्फ्लेशन 10% है तो फिर बैंक आपको 10.5-11% देगा, ताकि रियल इंटरेस्ट दिखना चाहिए ना, लेकिन इन्फ्लेशन 5% आ गया, सो बैंक बेवकूफ़ है क्या जो आपको 10% देगा, फिर वो आपको 5.5-6% देगा। तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, और वो चेंज होते हैं। समझ में आया? और बैंक बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर सकता है, और वो तो फिर बाद में बैंक्स की टर्म्स एंड कंडीशन वो जैसे जैसा बताता है, आप लोग लोन लेने वाले हो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ती है। आप सीधे क्या करते हो, पट्टी उड़ाते हो, आई एक्सेप्ट और डन कर देते हो। किसी को और कोई डाउट? बंद कर दूं? ठीक है।